राष्ट्रपति है, जीमी कॉस्मेटिक्स उत्पादों का पहला बैच पहले ही तैयार हो चुका है। सचिव झांग ने अपनी नाक पर मोटे काले फ्रेम वाले चश्मे को ठीक किया और हे फेंगशी को सूचना दी। जब से हे फेंगशी अस्थायी रूप से हुआंगान काउंटी में बस गई हैं, उन्हें होटल की स्थितियां असंतोषजनक लगी हैं, इसलिए उन्होंने बड़े ही शानदार ढंग से एक आंगन खरीद लिया। साधारण मरम्मत के बाद वह वहां रहने लगीं। इस समय वह एक मुलायम चमड़े के सोफे पर झुकी हुई फलों की थाली से खाना खा रही थीं। सचिव झांग के शब्द सुनकर उनकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय की चमक दिखाई दी। हमारे जीमी कॉस्मेटिक्स के लिए जियांग सिटी के बाजार पर कब्जा करना बहुत आसान है। सचिव झांग, हमारे उत्पादों पर 80% की छूट दें और हमारे एजेंटों के साथ मिलकर मूल्य में कमी के प्रचार कार्यक्रम आयोजित करें। मैं जल्दी से येरेन डेली केमिकल को हराना चाहती हूं और यहां के स्किनकेयर और कॉस्मेटिक्स बाजार पर अपना दबदबा बनाना चाहती हूं। उसके शब्द महत्वाकांक्षा से भरे थे, लेकिन सचिव झांग थोड़ा असहज महसूस कर रहे थे। येरेन डेली केमिकल की उत्पाद शक्ति निर्विवाद रूप से ठोस थी। क्या वे वास्तव में केवल जीमी कॉस्मेटिक्स के नाम से येरेन डेली केमिकल को आसानी से हरा सकते थे? हालांकि उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त करने की हिम्मत नहीं की, इस डर से कि वह हे फेंगशी की नाराजगी का कारण बनेंगे। समझ गए अध्यक्ष, मैं तुरंत इसका इंतजाम करता हूं। सचिव झांग मुड़े और चले गए। उन्हें जाते देख हे फेंगशी के होंठ थोड़े ऊपर की ओर मुड़ गए। किंतियान, मैं चाहता हूं कि आप जाने कि युवा अहंकार की कीमत कितनी भारी है। आपका येरेन डेली केमिकल जल्द ही या बाद में मेरा हो जाएगा। ... अध्यक्ष किन, कम अंत वाले बाजार को लक्षित करने वाले हमारे उत्पादों के लॉन्च होने के बाद उन्हें बाजार में उत्कृष्ट प्रतिक्रिया मिली। किन्यू ने अपनी आवाज़ में कुछ उत्साह के साथ किंतियान को बताया, वर्तमान में जियांग सिटी के आसपास के विभिन्न काउंटियों और कस्बों के एजेंटों ने सक्रिय रूप से हमसे संपर्क किया है, हमारे उत्पादों के लिए एजेंट के रूप में कार्य करने का अनुरोध किया है। इसके अलावा इन कम कीमत वाले उत्पादों के आने के बाद हमारे येरेन डेली केमिकल की प्रतिष्ठा और भी व्यापक रूप से फैल गई। मुंह ज़बानी प्रचार के जरिए हमारे येरेन डेली केमिकल के ब्रांड ने लोगों के दिलों में अपनी गहरी जड़ें जमा ली हैं। किंतियान ने किन्यू की बातें सुनी तो उन्हें इस नतीजे पर ज़्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। आखिरकार उन्होंने ही प्रचार विज्ञापनों का मसौदा तैयार किया था। अगर कोई उत्पाद प्रभावी और किफ़ायती है तो गरीब भी उसे खरीद सकते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से जनता उसे पसंद करेगी। उन्होंने किन्यू को याद दिलाया कि चाहे वह महंगा हो या सस्ता, गुणवत्ता की गारंटी होनी चाहिए। किन्यू तुरंत मान गईं। किंतियान ने बार बार उत्पाद की गुणवत्ता के महत्व पर जोर दिया और किन्यू भी इस मामले में काफ़ी सख्त थीं। आखिरकार अगर कोई उद्यम दीर्घकालिक विकास करना चाहता है तो उत्पाद की गुणवत्ता उत्कृष्ट होनी चाहिए। एक और बात है प्रेसिडेंट किन, इस समय जिमी कॉस्मेटिक्स और स्किनकेयर उत्पादों की एक बड़ी संख्या बाजार में आ गई है। हाल ही में वे छूट और कीमतों में कमी के प्रचार कर रहे हैं, लेकिन परिणाम असंतोषजनक लग रहे हैं। हमारी कंपनी के बाजार शोधकर्ताओं ने पाया है कि उनके उत्पाद बिक्री के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं हैं। जब किन्यू ने किंतियान से यह कहा तो उसने अपने स्वर में अपने दुख को छिपाने की जरा भी कोशिश नहीं की। आखिरकार उस समय ही फेंगशी का उनके प्रति रवैया बिल्कुल भी दोस्ताना नहीं था। उसने येरेन डेली केमिकल फैक्ट्री के सामने एक नई फैक्ट्री भी खोली थी ताकि उनसे प्रतिस्पर्धा करके बाजार पर कब्जा कर सके। लेकिन अब यह साबित हो गया है कि जियांग सिटी में जिमी कॉस्मेटिक्स कोई खास हलचल नहीं मचा सकता। उसकी बातें सुनकर किंतियान के होंठ भी अनजाने में मुड़ गए। ही फेंगशी ने येरेन डेली केमिकल को बहुत कम आंका था। इसके अलावा उनका जिमी कॉस्मेटिक्स गुआंग सिटी और शेन सिटी में प्रसिद्ध है, लेकिन जियांग सिटी एच प्रांत में ज़्यादा लोगों ने इसके बारे में नहीं सुना है। येरेन डेली केमिकल के उत्पाद प्रभावी हैं और भौगोलिक लाभ भी रखते हैं। हे फेंगशी के लिए यहाँ येरेन डेली केमिकल को हराना बस एक सपना है। अगर जगह बदलकर गुआंग सिटी या शेन सिटी कर दी जाए तो कुछ संभावना हो सकती है। आखिरकार वह जिमी कॉस्मेटिक्स का बेस कैंप है और येरेन डेली केमिकल को वहां घुसपैठ करने के लिए पहले बाजार और उपभोक्ताओं की जांच से गुजरना होगा, जिसके लिए एक निश्चित समय की ज़रूरत होगी। किंतियान के पक्ष के खुशनुमा माहौल की तुलना में हे फेंगशी का पक्ष इस समय उदास और निराशाजनक था। उसका चेहरा इस समय उखड़ा हुआ था। वह सचिव झांग को गौर से देख रही थी। सचिव झांग, आपने क्या कहा? मैं सचिव झांग उसके आभामंडल से इतना अभिभूत हो गया कि वह जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसके हाथ उसके पेट के निचले हिस्से पर लटक गए और वह फिर से कुछ घबराहट में बोला, जिमी स्किनकेयर और कॉस्मेटिक्स बाजार में बिकने लायक नहीं हैं और कई एजेंट और कंसाइनमेंट स्टोर हमसे वापसी की मांग कर रहे हैं। जबकि हे फेंगशी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने हाथ बढ़ाकर मेज पर रखा चाय का प्याला जमीन पर पटक दिया। चाय बिखर गई, चीनी मिट्टी के टुकड़े उड़ गए और हे फेंगशी के दिल में गुस्सा भड़क उठा। ये कैसे हो सकता है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। वह सेक्रेटरी झांग पर भड़की। हमारे जिमी कॉस्मेटिक्स और स्किनकेयर उत्पाद इतने सालों से गुआंग सिटी में सौंदर्य और स्किनकेयर उत्पादों की बिक्री सूची में सबसे ऊपर रहे हैं।
जियांग सिटी जैसे अंतर्देशीय शहर में ये कैसे बिक नहीं सकते? आखिर हो क्या रहा है? सेक्रेटरी झांग ने डरते डरते अपना शरीर झुका लिया। उनकी आवाज़ बेबसी से भरी थी। येरेंडेली केमिकल फैक्ट्री पहले उच्च स्तरीय स्किन केयर और कॉस्मेटिक्स बेचती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में उन्होंने किफ़ायती, सस्ते और असरदार स्किन केयर और कॉस्मेटिक्स की एक खेप लॉन्च की, जिसने देखते ही देखते जियांग सिटी के पूरे बाजार पर कब्जा कर लिया। ज़्यादातर ग्राहक उनके उत्पाद खरीदना पसंद करते हैं। ऐसे में उन एजेंटों और कंसाइनमेंट स्टोर्स में स्वाभाविक रूप से येरेंडेली केमिकल के सामान बड़ी मात्रा में स्टॉक होते हैं, जबकि दूसरे ब्रांड्स को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। उसकी बात खत्म होते ही हे फेंगशी की भौहें ऊपर उठ गईं, उसकी आंखें गुस्से से भर आईं। ये फिर से वही येरेंडेली केमिकल है। यह ज़रूर वही किंतियान होगा। उसे डर है कि हमारा ज़ीमी कॉस्मेटिक्स उनका बाजार हथिया लेगा, इसलिए वह ये घटिया उत्पाद बेच रहा है। वह गुस्से से हाँफने लगी। हे फेंगशी को गुस्से से अपने जिगर, दिल और फेफड़ों में दर्द महसूस हुआ। उसने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा, कई गहरी सांसें लीं और धीरे धीरे शांत हो गई। कीमतें कम करते रहो। अगर इससे काम नहीं चलता तो आधी कीमत पर बेचो, एक खरीदो एक मुफ्त पाओ। उसने दांत पीसते हुए सचिव झांग से कहा, हमें यहाँ बाजार खोलना होगा। प्रेसिडेंट है। सचिव झांग ने जब उसके निर्देश सुने तो वह खुद को रोक नहीं पाया और बोला, अगर हम आधी कीमत पर बेचेंगे तो हमें कोई मुनाफा नहीं होगा और बाद में हम पहले जैसी कीमतें कैसे हासिल कर पाएंगे? उसके हिसाब से हे फेंगशी बस बचकानी हरकतें कर रहा था और येरेंडेली केमिकल के खिलाफ द्वेष से काम कर रहा था। क्योंकि ज़ीमी कॉस्मेटिक्स और स्किन केयर उत्पादों की गुआंग सिटी इलाके में अच्छी बिक्री थी और मुनाफा भी ज़्यादा था। यह मौजूदा रवैया पूरी तरह से आत्मघाती था। लेकिन हे फेंगशी की आंखें पहले से ही गुस्से से लाल थीं। सचिव झांग का सवाल सुनकर वह और भी भड़क उठी, मुझे काम कैसे करना है ये बताने की तुम्हारी बारी कब है? मैंने कहा था कि दाम कम करो तो कम कर दो। जाओ, तुरंत करो। हाँ, सचिव झांग ने अनिच्छा से सहमति जताई। उसने मन ही मन आह भरी, फिर मुड़कर तेजी से चला गया। हे फेंगशी सोफे पर पीछे की ओर झुक गई। उसकी छाती बेतरतीब ढंग से ऊपर नीचे हो रही थी। उसका चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया था। डिंगलिंग। उसी समय मेज पर रखा टेलीफोन बज उठा। हे फेंगशी ने अपने मन के गुस्से को दबाते हुए फ़ोन उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। हेलो मम्मी, आप इतने दिनों से जियांग सिटी में हैं, क्या आपने अभी तक वहाँ का काम नहीं निपटाया? फ़ोन पर एक प्यारी सी लड़की की आवाज़ आई। यह उसकी बेटी जियांग लिंग्यू थी। हे फेंगशी, जो गुस्से से भरी हुई थी, ने अपनी बेटी की आवाज़ सुनकर धीरे धीरे अपना गुस्सा कम होते हुए महसूस किया। उसने हाथ बढ़ाकर अपनी भौहों पर चुटकी ली और अपनी चिंताएं अपनी बेटी को बताने से खुद को नहीं रोक पाए। जियांग लिंग्यू ने उसे बोलते हुए सुना तो वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। हे फेंगशी उसे हंसते हुए सुनकर न सिर्फ नाराज़ हुई बल्कि कड़वी मुस्कान से भी खुद को नहीं रोक पाए, क्योंकि माँ ने उन्हें कम आंका था, चाहे तो हंस सकती है। सच में? जियांग लिंग्यू ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है ये येरेंडेली केमिकल काफ़ी दिलचस्प है। मम्मी, मैं आपकी मदद करने जियांग सिटी जाऊंगी और वहां रहकर जियांग सिटी के स्थानीय रीति रिवाजों और संस्कृति का अनुभव करूंगी, बस इसे एक सैर की तरह समझो। बेटी की बातें सुनकर हे फेंगशी की सिकुड़ी हुई भौहें तुरंत सीधी हो गईं। उसकी आवाज़ भी नर्म और दयालु हो गई। ठीक है, आते समय अंगरक्षक लाना याद रखना और अपनी यात्रा में सावधान रहना। उसकी बेटी जियांग लिंग्यू विदेश में MIT के स्लोअन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी और सभी की नज़रों में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति मानी जाती थी, जिसका व्यापारिक दिमाग बहुत तेज था। जब से जियांग लिंग्यू चीन लौटी है, हे फेंगशी की ज़ीमी कॉस्मेटिक्स कंपनी ने अविश्वसनीय रूप से तेज़ी से विकास किया है। ये कहा जा सकता है कि हे फेंगशी अपनी बेटी पर बेहद भरोसा करती थी और उससे बेहद प्यार करती थी। अगर वह जियांग सिटी आती तो वह निश्चित रूप से हे फेंगशी की वर्तमान मुश्किल को सुलझाने में उसकी मदद कर पाती। हाँ मम्मी, चिंता मत करो। इस समय किंतियान को नहीं पता था कि हे फेंगशी ने पहले ही बाहरी मदद के लिए फ़ोन कर दिया था। सर, फुयुआन के लिए नौकरों की भर्ती पूरी हो चुकी है और मैंने उनके दैनिक कार्य, भोजन और आवास की व्यवस्था कर दी है। आप और मैडम कब फ्री होंगे कि आकर सभी के लिए कुछ नियम तय कर सकें? बटलर वांग ने सम्मानपूर्वक किंतियान की राय पूछी। इतनी जल्दी? किंतियान का स्वर थोड़ा हैरान करने वाला था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि बटलर वांग इतने कम समय में फुयुआन के लिए सभी आवश्यक नौकरों की भर्ती कर लेंगे। ऐसा लग रहा था कि बटलर वांग की कार्यकुशलता काफ़ी अच्छी थी। हाँ, नौकरों ने अपने अपने पदों पर काम शुरू कर दिया है और किसी भी समय सर और मैडम के निर्देशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बटलर वांग ने जवाब दिया। अच्छा, तो दोपहर के भोजन के बाद मैडम और मैं फुयुआन जाएंगे। किंतियान ने तुरंत निर्णय लिया। फुयुआन के सभी नौकर उनकी और प्रिया की सेवा कर रहे थे, इसलिए उन्हें निश्चित रूप से ये देखने की ज़रूरत थी कि क्या वे उनकी पसंद के हैं। दोपहर के भोजन के बाद किंतियान प्रिया को लेकर फुयुआन की ओर चल पड़े। जैसे ही कार फुयुआन के प्रवेश द्वार पर पहुंची,
द्वारपाल ने लाइसेंस प्लेट नंबर स्पष्ट रूप से देखने के बाद जल्दी से मुख्य द्वार खोल दिया। लुहुई ने कार को सीधे आंगन में ले जाकर मुख्य भवन के सामने पार्क कर दिया। झांग कियान यात्री सीट से बाहर निकला और किंतियान और प्रिया के लिए कार का पिछला दरवाजा खोला। किंतियान ने प्रिया को कार से बाहर निकलने में मदद की। बटलर वांग पहले से ही एक तरफ झुके खड़े थे, उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और उन्होंने किंतियान और प्रिया से कहा, घर में आपका स्वागत है सर और मैडम, क्या आप पहले आराम करना चाहेंगे या पहले फुयुआन में नौकरों से मिलना चाहेंगे? उन सभी को बुलाओ, चलो पहले उनसे मिलते हैं। किंतियान ने बटलर वांग को निर्देश दिया। जी सर। किंतियान और प्रिया ने मुस्कुराहट का आदान प्रदान किया, इसके बारे में बहुत अजीब महसूस नहीं किया। आखिरकार जब वे डू परिवार में रहते थे तो वहाँ यही रिवाज था। उनके लिए एक बटलर और नौकरों का होना आरामदायक और काफ़ी अच्छा था। दोनों मुख्य आंगन के बैठक कक्ष में दाखिल हुए और बटलर वांग ने उनकी राय पूछने के बाद एक नौकर से किंतियान के लिए चाय और प्रिया के लिए एक कप शहद बेर की चाय तैयार करवाए। जैसे ही उन्होंने अपनी चाय उठाई और कुछ घूंट लिए, फुयुआन के भीतर नौकर पहले ही इकट्ठे हो चुके थे। 20-30 अंगरक्षकों के अलावा जो किंतियान और प्रिया के लिए परिचित चेहरे थे, 20 से अधिक अन्य लोग भी थे जो सभी नए चेहरे थे। बटलर वांग आगे बढ़े और उनका परिचय किंतियान और प्रिया से कराया। फुयुआन में वर्तमान में कुल 57 नौकर हैं, जिनमें एक बटलर का निजी सहायक, एक अकाउंटेंट, 30 अंगरक्षक, एक मार्शल आर्ट प्रशिक्षक, एक ट्यूटर, 4 रसोइये और सहायक रसोइये, 2 घरेलू डॉक्टर, 2 ड्राइवर, 4 आया, 2 सफाईकर्मी, 2 द्वारपाल, 2 खरीदार और 4 माली शामिल हैं। किंतियान और प्रिया कुर्सियों पर बैठे बटलर वांग का परिचय सुनकर काफ़ी आश्चर्यचकित हुए। तो फुयुआन को इतने सारे नौकरों की भर्ती करने की आवश्यकता थी, लेकिन इसके बारे में सोचने पर फुयुआन का कुल क्षेत्रफल 4000 वर्ग मीटर से अधिक था, इसलिए संपत्ति के दैनिक संचालन और सफाई को बनाए रखने के लिए वास्तव में कई लोगों की आवश्यकता थी। इसके बाद बटलर वांग ने प्रत्येक व्यक्ति का नाम पुकारा और उन्हें आगे आने को कहा। फिर वह पास खड़े हुए और फुयुआन में उनकी स्थिति और कार्य के बारे में बताया। प्रिया, मैं इतने सारे लोगों को एक साथ याद नहीं रख सकता था, लेकिन किंतियान की याददाश्त अच्छी थी और उसे सबके नाम और पद याद थे। माली, घरेलू डॉक्टर, सफाईकर्मी और कार मरम्मत करने वाले तकनीशियन जैसे अन्य नौकर आमतौर पर उनके सामने नहीं आते थे। उनके दैनिक जीवन की देखभाल के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार लोग बटलर के सहायक और 4 आयाएं थीं। बटलर का नाम वांग रेनजोंग था और बटलर का सहायक सोंग यामिंग नाम का एक 25 वर्षीय युवक था, जो फुयुआन के विभिन्न मामलों को संभालने में बटलर की सहायता करने के लिए जिम्मेदार था। किंतियान और प्रिया के जीवन की दैनिक देखभाल के लिए जिम्मेदार 4 आयाओं के नाम चेन होंगली, झांग हुईलिंग, जोउमेई और जियांगलिन थे। ये सभी लगभग 30 वर्ष की थीं, घर के काम में कुशल थीं और बच्चों की देखभाल में अनुभवी थीं। जब प्रिया ने अपने बच्चे को जन्म दिया तो ये आयाएं किंतियान और प्रिया का बहुत सारा बोझ हल्का करने में भी सक्षम थीं। वर्तमान में बटलर वांग ने अंगरक्षकों के लिए जुयुआन में और नौकरों के लिए जुटांग में रहने की व्यवस्था की थी। उनके पास एक समर्पित भोजन कक्ष भी था और नौकर मुख्य परिवार से अलग समय पर भोजन करते थे, बारी बारी से आराम करते और खाते थे। ये सब समझने के बाद किंतियान ने अपना गला साफ किया और सभी को घोषणा की, मैं किंतियान हूँ और यह मेरी पत्नी प्रिया है। अब से जब आप फुयुआन में काम करते हैं तो आपको फुयुआन के नियमों का पालन करना होगा। बेशक अगर हर कोई अपना काम अच्छी तरह से करता है तो मैं और मेरी पत्नी आपके साथ गलत व्यवहार नहीं करेंगे। बटलर वांग, आज पहली बार तियान और मैं सभी से मिल रहे हैं, कृपया मुझे सभी को स्वागत उपहार के रूप में 50 युआन का लाल लिफाफा देने में मदद करें। एक 50 युआन का लाल लिफाफा एक साधारण कर्मचारी के लिए लगभग 1 महीने का वेतन था। सबके चेहरे खुशी से चमक रहे थे और उन्होंने झट से किंतियान और प्रिया का शुक्रिया अदा किया। किंतियान ने हाथ हिलाकर बटलर वांग से कहा कि वह सबको ले जाकर लाल लिफाफे बांट दें। सबके जाने के बाद सिर्फ किंतियान और प्रिया ही लिविंग रूम में रह गए। कैसा है बीवी, क्या तुम संतुष्ट हो? किंतियान ने प्रिया का हाथ थाम लिया और मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, मैं बहुत संतुष्ट हूँ, ये कमाल है पतिदेव। प्रिया किंतियान की बाहों में झुक गई, उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वह अपने आने वाले जीवन के लिए और भी ज्यादा उत्सुक थी। किंतियान और प्रिया ने जाने से पहले दिन का अधिकांश समय फुयुआन में खेला। प्रिया और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की खातिर उन्हें फुयुआन जाने से पहले कुछ और समय इंतजार करना होगा। भले ही मौजूदा निर्माण सामग्री और फर्नीचर में ज्यादा फॉर्मेल्डिहाइड न हो, फिर भी किंतियान सतर्क था। सुरक्षा सर्वोपरि थी। घर लौटते हुए किंतियान ने बैठक में एक बड़ा सा पैकेट देखा। जो मिंगक्सिया ने किंतियान और प्रिया को बताया कि कुछ देर पहले ही एक डाकिया इसे पहुंचा गया था। किंतियान ने पैकेट की जानकारी पर नजर डाली और पाया कि यह बीजिंग से भेजा गया था। भेजने वाला वेन लिजुन था। उसने पैकेट खोला और प्रिया के साथ अंदर की जांच की। पैकेट खोलने के बाद उसमें कई बच्चों के कपड़े, छोटे मोजे और कुछ छोटे खिलौने थे।
इन बच्चों की चीज़ों को देखकर किन तियान और प्रिया दोनों की आंखें नम हो गईं। शिशु उत्पादों के अलावा बीजिंग की कई खास चीज़ें और कुछ पोषण संबंधी पूरक भी थे। जैसे ही दोनों ने पैकेट की सामग्री को व्यवस्थित करना समाप्त किया, अचानक फ़ोन की घंटी बज उठी। ये डू परिवार का फ़ोन होना चाहिए। प्रिया मुस्कुराई और फ़ोन उठाने के लिए आगे बढ़ी। जाहिर है, दूसरी तरफ वेन लिजुन ही थीं। उन्होंने पहले चिंता से प्रिया की शारीरिक स्थिति के बारे में पूछा, फिर उनकी हाल की परिस्थितियों के बारे में बातचीत की। माँ बेटी के कुछ देर बात करने के बाद प्रिया ने फ़ोन किन तियान को दे दिया। पतिदेव, माँ आपसे काम से जुड़े कुछ मामलों पर बात करना चाहती हैं। ठीक है। किन तियान आगे बढ़े और प्रिया के हाथ से फ़ोन ले लिया। दूसरी तरफ से वेन लिजुन की आवाज़ आई। किन तियान के साथ थोड़ी सी बातचीत के बाद उन्होंने सीधे व्यापार की बात छेड़ दी। बीजिंग में येरेन डेली केमिकल का विकास अच्छा हो रहा है। फिलहाल बीजिंग में हमारे उत्पादों की बिक्री काफ़ी लोकप्रिय है और हमने कई उत्पादन लाइनें जोड़ी हैं जो मुश्किल से ही मौजूदा बाजार की मांग को पूरा कर पा रही हैं। वेन लिजुन मुस्कुराईं और किन तियान को बीजिंग येरेन डेली केमिकल की स्थिति समझानी शुरू की। ये सुनकर किन तियान स्वाभाविक रूप से खुश हुए कि फैक्ट्री अच्छी तरह से चल रही है। उन्होंने वेन लिजुन को हुआंगान काउंटी में येरेन डेली केमिकल के नए लॉन्च किए गए कम कीमत वाले उत्पादों के बारे में बताया और पूछा कि क्या वह बीजिंग में भी कम कीमत वाले उत्पाद लॉन्च करके कम कीमत वाले बाजार पर कब्जा करना चाहती हैं। किन तियान की योजना सुनने के बाद वेन लिजुन ने एक पल सोचा, फिर जल्दी से कहा, बीजिंग में कई अमीर परिवार हैं, लेकिन आसपास के इलाकों में अभी भी कई आम लोग हैं। निम्न स्तरीय बाजार में वास्तव में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन हमारी वर्तमान उत्पादन लाइनें शायद पर्याप्त न हो। अगर हम इन कम कीमत वाले उत्पादों को जोड़ना चाहते हैं तो हमें उत्पादन लाइनों का विस्तार जारी रखना होगा। तो विस्तार करें और आप बीजिंग के आसपास शाखा कारखाने भी खोल सकते हैं। किन तियान ने एक सुझाव दिया। येरेन डेली केमिकल का उदय अवश्यंभावी था और भविष्य में शाखा कारखाने हर जगह खुलेंगे। ठीक है, मैं बाद में उनके साथ इस पर चर्चा करूंगा और इसे लागू करना शुरू करूंगा। वेन लिजुन ने दृढ़ता से सहमति व्यक्त की। ये पैसा कमाने का एक बड़ा अवसर था। अपनी व्यावसायिक चर्चा समाप्त करने के बाद वेन लिजुन ने किन तियान को प्रिया की अच्छी देखभाल करने की याद दिलाई। तियान अब 7 महीने से अधिक की गर्भवती है, इसलिए उसे अब से अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। थोड़ी देर बाद मैं पहले तियान के साथ प्रसव के लिए हुआंगान काउंटी जाऊंगी। ये प्रिया की पहली गर्भावस्था थी, इसलिए वेन लिजुन स्वाभाविक रूप से बहुत चौकस थी। उसने पहले अपने काम निपटाने और फिर समय से पहले जियांग शहर के हुआंगान काउंटी जाने की योजना बनाई। बाकी डू परिवार के लोग शायद नियत तारीख से कुछ दिन पहले ही आ पाएंगे। ठीक है माँ, चिंता मत करो, मैं तियान का पूरा ध्यान रखूंगी। किन तियान ने तुरंत जवाब दिया। वेन लिजुन के साथ बातचीत खत्म करने के बाद किन तियान ने किन यू को फ़ोन किया। उसने उसे कम कीमत वाले उत्पाद के फॉर्मूले की एक कॉपी बनाकर वेन लिजुन को भेजने को कहा। जीमी कॉस्मेटिक्स और स्किनकेयर उत्पादों के आधे दामों पर प्रचार के बाद बिक्री में थोड़ी तेजी जरूर आई, लेकिन इससे हे फेंगशी और भी निराश हो गई। वह लगभग घाटे में बेच रही थी और ये लोग अभी भी खरीदने के लिए दौड़ नहीं रहे थे। अगर यह गुआंग शहर में होता तो आधे की तो बात ही छोड़िए, कीमत यहाँ तक कि 80% छूट भी एजेंटों और भागीदारों के बीच उनके लिए लड़ने वाली होती। वह केवल जियांग सिटी के लोगों को एक अच्छी चीज़ को देखने के बाद उसे न पहचानने के लिए गुप्त रूप से कोस सकती थी। और हुआंगान काउंटी में ही फेंगशी के विचित्र कार्यों ने भी उसे कुछ परेशानी दी। किसी तरह यहाँ की खबर गुआंग सिटी तक पहुँच गई और वहाँ के एजेंट, ये जानते हुए कि वह यहाँ आधी कीमत पर प्रचार कर रही है, सभी जीमी कॉस्मेटिक्स के गुआंग सिटी मुख्यालय के प्रमुख यांग योन के पास गए। गुआंग सिटी जीमी कॉस्मेटिक्स कंपनी के महाप्रबंधक के रूप में यांग योन को इस मामले के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब वितरक और भागीदार उसके पास आए तो वह तुरंत घबरा गया। उसने लगभग सोचा कि नकली जीमी कॉस्मेटिक्स उत्पाद जियांग सिटी में दिखाए दिए हैं। ही फेंगशी को फ़ोन करने के बाद यांग योन का चेहरा काला पड़ गया। ये पता चला कि जियांग सिटी में महाप्रबंधक है। अब गुआंग सिटी के एजेंट हमारे पास आ रहे हैं और स्पष्टीकरण मांग रहे हैं, वरना वे हमारे उत्पादों का बहिष्कार कर देंगे। अब हमें क्या करना चाहिए? यांग योन ने हे फेंगशी से निर्देश मांगे। गुआंग सिटी की स्थिति का वर्णन सुनकर हे फेंगशी की आंखें नम हो गईं और वह व्याकुल हो गई। उसने सोचा भी नहीं था कि यहाँ की स्थिति गुआंग सिटी तक भी फैल सकती है। यह मुश्किल होने वाला था। गुआंग सिटी के एजेंटों को खुश करने के लिए उसे शायद उनके लिए उत्पादों के थोक मूल्य कम करने पड़ेंगे, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो जीमी कॉस्मेटिक्स को कोई लाभ नहीं होगा। वह एक व्यवसायी महिला थी, वह दान के लिए व्यवसाय नहीं कर रही थी। जब वह निराश हो रही थी तभी उसकी सहायक ने उसे बताया कि उसकी बेटी जियांग लिंग्यू आ गई है। हे फेंगशी की आंखें चमक उठीं और उसने तुरंत यांग योन से कहा, मुझे इस बारे में सोचने दो, मैं जल्द ही आपसे संपर्क करूंगी। ये कहकर उसने सीधे फ़ोन रख दिया। बीप बीप बीप।
फोन के दूसरी तरफ यांग योंग बेबस होकर आहें भर रहा था, अपनी मेज के पीछे बैठा बेचैनी से इंतजार कर रहा था। हे फेंगशी जियांग लिंगयू का अभिवादन करने के लिए उठी। माँ और बेटी के मिलने के बाद जियांग लिंगयू ने हे फेंगशी को गले लगा लिया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। मम्मी, मुझे आपकी बहुत याद आई। उसने हे फेंगशी के गाल चूमे, उसकी आंखों में मुस्कान आ गई। हे फेंगशी ने प्यार भरी नजरों से अपनी बेटी को देखा और घर में जाते हुए उससे हाथ मिला लिया। तुम सफ़र से थक गई होगी, है ना? कुछ खाने का मन है? मैं किसी से बनवाती हूँ। उसे स्थानीय व्यंजनों की आदत नहीं थी, इसलिए उसने बहुत पहले ही एक रसोइया रख लिया था जो कैंटोनीज व्यंजन बना सके। मुझे अभी भूख नहीं है। जियांग लिंगयू ने धीरे से अपना सिर हिलाया। माँ और बेटी सोफे पर बैठ गईं और सहायक उनके लिए पेस्ट्री, फलों की प्लेट और चाय लेकर आया। चाय की कुछ घूंटे पीने के बाद जियांग लिंगयू ने हे फेंगशी से उसकी वर्तमान स्थिति के बारे में पूछा। हे फेंगशी को मानो अपनी हिम्मत मिल गई हो और उसने झट से जियांग लिंगयू को जियांग सिटी और गुआंग सिटी के हालात के बारे में बता दिया। सुनने के बाद जियांग लिंगयू अपना माथा रगड़े बिना नहीं रह सकी। मम्मी, इस मुश्किल में फंसना पूरी तरह से आपकी अपनी गलती है। आपके प्रतिद्वंद्वी को उंगली उठाने की जरूरत नहीं पड़ी और आपने खुद को हरा दिया। अपनी बेटी के इस आकलन पर हे फेंगशी का चेहरा लाल हो गया। अगर कोई और कहता कि वह काबिल नहीं है तो वह शायद नाराज और शर्मिंदा हो जाती, लेकिन उसके सामने वाली जियांग लिंगयू थी, हे फेंगशी की सबसे प्यारी बेटी। इसलिए आलोचना के बाद हे फेंगशी ने बेबसी और सच्चाई के साथ अपनी गलती स्वीकार कर ली। तुम्हारा, तो बताओ अब मम्मी को क्या करना चाहिए? हालांकि जियांग लिंगयू उसकी बेटी थी, फिर भी काम के मामले में हे फेंगशी उस पर और भी ज्यादा निर्भर रहती थी। चूंकि जियांग लिंगयू असाधारण रूप से बुद्धिमान थी, हे फेंगशी का मानना था कि उसमें मामले को संभालने की पर्याप्त क्षमता है। हाँ, अब हमारी पहली प्राथमिकता गुआंग सिटी में अपने पुराने ग्राहकों को स्थिर करना है। जियांग लिंगयू ने थोड़ा सोचा, फिर निम्नलिखित निर्णय लिया। गुआंग सिटी के पुराने ग्राहकों को बता दो कि जियांग सिटी में जीमी कॉस्मेटिक्स की आधी कीमत वाली सेल सिर्फ एक्सपायर हो रहे स्टॉक को खाली करने के लिए है। इसके अलावा उनके असंतुलन की भावना को कम करने के लिए उन्हें ज्यादा बिकने वाले उत्पादों पर 15% की छूट दो। अपनी बेटी की बात सुनकर हे फेंगशी की भौहें तन गईं। लगभग बिना किसी हिचकिचाहट के हे फेंगशी ने तुरंत सहमति दे दी। ठीक है, मैं तुरंत मैनेजर यान को फ़ोन करती हूँ। जियांग लिंगयू ने सिर हिलाया, चुपचाप बगल में हे फेंगशी के फ़ोन करने का इंतजार करने लगी। उसने अपनी ठुड्डी को अपने हाथ पर टिका लिया, उसके चेहरे पर एक विचारमग्न भाव था। हे फेंगशी का फ़ोन खत्म करके वापस आने के तुरंत बाद जियांग लिंगयू बोली, मम्मी, किसी को येरेन डेली केमिकल से वर्तमान में उपलब्ध सभी उत्पादों में से कुछ नमूने के तौर पर खरीदने के लिए भेजो। हमें विस्तृत परीक्षण और ट्रायल अनुभव करने की ज़रूरत है। हे फेंगशी ने यह सुनकर बेबसी से आह भरी। ठीक है, खुद को और अपने दुश्मन को जानो और तुम 100 लड़ाइयाँ जीत जाओगी। अपनी माँ के दुखी भाव देखकर जियांग लिंगयू मुस्कुराई। येरेन डेली केमिकल में ज़रूर कोई अनोखी खूबियाँ होंगी जो बाजार में इतनी लोकप्रिय है। मम्मी, दूसरों को कम मत आंको। अपनी बेटी की कोमल मीठी आवाज़ सुनकर हे फेंगशी का चेहरा फिर से मुस्कुराहट से खिल उठा। युवा सही कह रही है, मैं बूढ़ी हो रही हूँ, लेकिन मैं अभी भी तुम्हारी तरह संयमित नहीं हूँ, इसीलिए मैं इस स्थिति में फंस गई। कोई बात नहीं, मैं अब यहाँ हूँ, मैं मम्मी की मदद कर सकती हूँ और मम्मी आखिरकार आराम कर सकती हैं। जियांग लिंगयू ने हे फेंगशी की आंखों के आसपास काले घेरे और उसकी भौहों में थकान देखी और उसके चेहरे पर परेशानी के भाव उभर आए। हे फेंगशी ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। उसकी आवाज़ धीमी थी, सिर्फ यू ही मम्मी की सबसे ज्यादा परवाह करती है। बिल्कुल, जियांग लिंगयू खिलखिलाते हुए ही फेंगशी के गले लग गया। तियांगे, डोंगफेंग ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप ने हमसे संपर्क किया है, सहयोग पर चर्चा करना चाहता है, शरत ने किंतियान से फ़ोन पर कहा। डोंगफेंग ग्रुप? किंतियान थोड़ा हैरान हुआ, वह डोंगफेंग ऑटोमोबाइल से अनजान नहीं था। आखिरकार बाद की पीढ़ियों में यह भी एक बहुत प्रसिद्ध कार ब्रांड था। उसने बस यह उम्मीद नहीं की थी कि डोंगफेंग ग्रुप उसे सक्रिय रूप से ढूंढेगा। आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उनके इरादे क्या हैं। किंतियान ने ही फेंगशी के बारे में सोचा, जो येरेन डेली केमिकल का अधिग्रहण करना चाहता था, और उसकी आंखों में एक बेबसी भरी नजर आ गई। क्या ऐसा हो सकता है कि यह डोंगफेंग ग्रुप भी तियानशिंग ऑटोमोबाइल फैक्ट्री का अधिग्रहण करना चाहता हो? ये सभी बड़े समूह और कंपनियां उस पर नज़र क्यों गड़ाए हुए हैं? कहते हैं न ऊंचा पेड़ हवा को अपनी ओर खींच लेता है। क्या उसकी कंपनियां अब इतनी प्रसिद्ध हो गई हैं? ठीक है, मैं उनके साथ मिलने का समय तय कर लूँगा। शरत ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। अच्छा। कुछ पल उसके साथ बातचीत करने के बाद किंतियान ने फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखकर किंतियान मेज पर जाकर बैठ गया और प्रिया के साथ कपड़ों के डिज़ाइन के मसौदों पर चर्चा करता रहा। हालांकि प्रिया गर्भवती थी, फिर भी वह बहुत लगन से कपड़ों के डिज़ाइन के ज्ञान और सिद्धांतों का अध्ययन और आत्मसात कर रही थी।
किन तियान ने उसके क्षितिज को व्यापक बनाने के लिए विभिन्न लोकप्रिय तत्वों और फैशन पत्रिकाओं को इकट्ठा करने में भी उसकी मदद की। कुछ समय पहले प्रिया ने फैशन के कई टुकड़ों की एक श्रृंखला तैयार की थी। इनमें से अधिकांश फैशन के टुकड़े उत्तम और सुंदर गाउन थे, जो महिलाओं, समाजसेवियों और मशहूर हस्तियों के लिए सार्वजनिक कार्यक्रमों या शाम की पार्टियों में पहनने के लिए उपयुक्त थे। किन तियान ने स्वीट हार्ट फैशन के ब्रांड जागरूकता को और बढ़ाने के लिए एक फैशन शो की मेजबानी में उसकी मदद करने की योजना बनाई। ये सोचकर कि उसके डिज़ाइन किए हुए कपड़े जल्द ही मंच पर दिखाई देंगे, प्रिया उत्साहित और रोमांचित थी। वह अब 7.5 महीने की गर्भवती थी और किन तियान उसे अन्य कामों में व्यस्त नहीं रहने देता था, इसलिए वह हर दिन केवल आलस्य से डिज़ाइन के रेखाचित्र बना पाती थी। काम खत्म करने के बाद किन तियान ने प्रिया को उठने और आंगन में टहलने में मदद की। वह अब गर्भावस्था के अंतिम चरण में थी और उसे हर दिन मध्यम गतिविधि में संलग्न होने की आवश्यकता थी। किन तियान को उसके साथ घूमना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि ऐसे समय में उसके शरीर और मन दोनों को शांति और सुकून मिलता था और वह पूरी तरह से आराम कर सकता था। अगले दिन किन तियान डोंगफेंग ऑटोमोबाइल समूह के महाप्रबंधक जू जियाजिन से मिलने जियांग शहर गया। उनकी मुलाकात जियांग शहर के एक अपेक्षाकृत प्रसिद्ध होटल युहाओ ग्रैंड होटल में हुई। जब किन तियान तियानिक्सिंग ऑटोमोबाइल के महाप्रबंधक जेंग जिवांग और उनके सचिव शेन क्वान के साथ निजी कमरे में पहुंचा, तो जू जियाजिन अपने सहायक और सचिव के साथ पहले ही आ चुके थे। शेन क्वान ने दरवाज़ा खोला और किन तियान सबसे पहले अंदर आया। अंदर आते ही उसने देखा कि 40-50 साल का एक आदमी, मध्यम कद का, थोड़ा मोटा, चौकोर चेहरे वाला, सोफे पर बैठा है। उसके पीछे 30-50 साल के 2 आदमी अपने हाथ बगल में रखे खड़े थे। शायद सोफे पर बैठा आदमी डोंगफेंग ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप का प्रमुख जू जियाजिन था। एक दूसरे को देखने के बाद किन तियान मुस्कुराया और सक्रियता से उनका अभिवादन किया। श्रीमान जू, आप बहुत दूर से आए हैं और मैंने आपको इंतजार करवाया। इस चूक के लिए क्षमा चाहता हूँ। श्रीमान जू बहुत दयालु हैं, हम भी अभी अभी पहुँचे हैं। जू जियाजिन खड़े हुए, आगे बढ़े और मुस्कुराते हुए किन तियान से हाथ मिलाया। किन तियान की पहली राय उनके बारे में काफ़ी अच्छी थी। जू जियाजिन में समूह महाप्रबंधक जैसा रौब और अधिकार नहीं था, बल्कि वे मिलनसार लग रहे थे। दोनों बैठ गए और एक वेटर उनके लिए चाय लेकर आया। किन तियान ने चाय की चुस्की लेने के बाद मुस्कुराते हुए पूछा, श्रीमान जू, आप हमारी कंपनी के साथ किस तरह के सहयोग पर चर्चा करना चाहते हैं? किन तियान का सक्रिय प्रश्न सुनकर जू जियाजिन भी मुस्कुराए और बोले, सच कहूं तो आपसे संपर्क करने से पहले श्रीमान किन, मैंने किसी से आपके बारे में विस्तृत जांच करवाई थी। उसके शब्दों से किन तियान की भौहें थोड़ी ऊपर उठ गईं। ओह! और मिस्टर जू ने क्या निष्कर्ष निकाला? मिस्टर किन एक असाधारण प्रतिभा के धनी और सफल व्यवसायी हैं। जू जियाजिन ने किन तियान के प्रति अपनी प्रशंसा और तारीफ को छुपाया नहीं। हाँ, मिस्टर जू, आप मेरी तारीफ करते हैं। चाहे कोई भी हो, किसी प्रतियोगी से तारीफ सुनकर वह अंदर से बाहर तक खुश हो जाएगा। किन तियान भी स्वाभाविक रूप से कोई अपवाद नहीं थे। हमारी जांच से पता चलता है कि मिस्टर किन ने लगातार कई कंपनियां स्थापित की हैं और मशीन डिज़ाइन और निर्माण में आपकी अद्भुत प्रतिभा है। जू जियाजिन ने हंसते हुए कहा, आपकी तियानिक्सिंग ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी द्वारा निर्मित तियानिक्सिंग ऐसे एक दिखने और हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन दोनों में उत्कृष्ट है। यही कारण है कि एक उभरते हुए ब्रांड के रूप में तियानिक्सिंग अपने लॉन्च के कुछ ही समय बाद व्यापक ग्राहकों का प्यार पाने में सक्षम हो गया। किन तियान बिना किसी रुकावट के चुपचाप सुनता रहा। वह जानना चाहता था कि यह सब कहने के पीछे जू जियाजिन का अंतिम लक्ष्य क्या था। अगर वह तियानशिंग ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का अधिग्रहण करना चाहता था, तो चर्चा करने की कोई बात ही नहीं थी। मैंने श्री किन से सक्रिय रूप से संपर्क किया क्योंकि मैं आपके साथ सहयोग पर चर्चा करना चाहता था। किन तियान को अपनी ओर देखते हुए देखकर जू जियाजिन ने बिना कोई शब्द गनवाए सीधे कहा, घरेलू ऑटोमोबाइल निर्माण उद्योग अभी भी अपेक्षाकृत पिछड़ा हुआ है, लेकिन मुझे श्री किन में ऑटोमोटिव विकास में एक बड़ी छलांग की उम्मीद दिखाई देती है। इसलिए मैं श्री किन के साथ मिलकर ऑटोमोबाइल का विकास और निर्माण करने और घरेलू मध्यम से निम्न स्तरीय ऑटोमोबाइल निर्माण बाजार पर एक अधिकार करने की आशा करता हूं। जू जियाजिन के शब्द तार्किक और स्पष्ट थे। जाहिर है, उन्होंने आने से पहले ही सब कुछ योजनाबद्ध कर लिया था। हालांकि उन्होंने तियानिक्सिंग ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अधिग्रहण की शेखी नहीं बघारी, बल्कि उन्होंने विनम्रता से किन तियान के साथ सहयोग करने का अनुरोध किया, जिससे किन तियान को कुछ आश्चर्य हुआ। लेकिन इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि जू जियाजिन को तियानिक्सिंग ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और किन तियान पर पूरा भरोसा था। किन तियान ने अपने होठों पर मुस्कान बिखेरी और शांति से कहा, क्या मैं पूछ सकता हूं, श्रीमान जू, आपके मन में किस तरह का सहयोग है? सहयोग की बात सामने आते देख जू जियाजिन ने सहजता से कहा, फिलहाल मेरे कुछ विचार हैं जो मैं पहले श्रीमान किन के साथ साझा करना चाहता हूं। उन्हें सुनने के बाद श्रीमान किंग गंभीरता से विचार कर सकते हैं कि हमारे साथ सहयोग करना है या नहीं। ठीक है,
किंतियान ने सिर हिलाया और हाथ उठाया, ये संकेत देते हुए कि जू जियाजिन आगे बोल सकते हैं। जू जियाजिन ने शुरुआत की, एक उभरते हुए ऑटोमोबाइल ब्रांड के रूप में तियानिक्सिंग ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की तकनीक और डिज़ाइन निर्विवाद रूप से व्यापक हैं। हालांकि ग्राहक संसाधन, कच्चे माल की खरीद, उत्पादन लाइनें और बिक्री चैनल जैसे क्षेत्रों में हमारे डोंगफेंग समूह के पास स्पष्ट रूप से अधिक व्यापक चैनल और अनुभव है। उन्होंने बहुत सीधे शब्दों में बात की और किंतियान ने थोड़ा सिर हिलाते हुए इस बात से सहमति जताई। अगर आपकी कंपनी हमारे साथ सहयोग करना चाहती है तो हमारी दोनों कंपनियां मिलकर नए उत्पाद विकसित कर सकती हैं, ग्राहक संसाधन, बिक्री चैनल और कच्चे माल की खरीद चैनल साझा कर सकती हैं और उत्पादन क्षमता के मामले में भी पारस्परिक रूप से सहयोग कर सकती हैं। जू जियाजिन ने बिना किसी हड़बड़ी के कहा। कहना ही होगा कि उनके शब्दों ने किंतियान को कुछ हद तक लुभाया। आखिरकार उन्होंने जिन पहलुओं का जिक्र किया वे तियानिक्सिंग ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की मौजूदा कमियां थीं। डोंगफेंग ऑटोमोबाइल समूह के साथ सहयोग करने से तियानिक्सिंग ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को तेजी से बढ़ने और ज़्यादा कमाई करने में मदद मिल सकती है। मुझे श्री जू के प्रस्ताव में बहुत दिलचस्पी है, किंतियान ने गंभीरता से कहा। दरअसल कम से मध्यम श्रेणी की सेडान कारों के उत्पादन के अलावा हमारी तियानिक्सिंग ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगले चरण में अन्य प्रकार के वाहन भी बनाने की तैयारी कर रही है। इनमें वैन, पिकअप ट्रक, एसयूवी, एसपीवी, साथ ही ऑफ रोड वाहन, बहुउद्देशीय वाहन, भारी ट्रक, बड़ी, मध्यम और छोटी बसें, ट्रांसपोर्ट ट्रक और भी बहुत कुछ शामिल हैं। किंतियान की बातों ने जू जियाजिन के मन में कुछ हलचल मचा दी। उसने अपनी भौं थोड़ी ऊपर उठाई और कहा, जहां तक मुझे पता है तियानिक्सिंग ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की मौजूदा ताकत के साथ इन परियोजनाओं को पूरी तरह से शुरू करना अभी संभव नहीं है। आखिरकार तियानिक्सिंग ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने अभी तक अपनी ज़मीन नहीं जमाई थी और नए बाजारों में तेजी से विस्तार करना आसान काम नहीं होगा। अकेले नकदी प्रवाह ही परेशानी का सबब होगा, क्योंकि कार बनाने में काफ़ी पूंजी लगती है। हाँ, मिस्टर जू खुद हमारे पास आए थे, है ना? किंतियान मुस्कुराया। अगर हम सहयोग करें तो मैंने जिन परियोजनाओं का जिक्र किया है वे तुरंत शुरू हो सकती हैं। जू जियाजिन ने किंतियान को 2 बार गहराई से देखा, फिर अचानक पूछा, क्या मिस्टर किन के पास इन प्रकार की गाड़ियों के लिए पहले से ही कोई स्पष्ट योजना है? उसकी जांच पड़ताल को भांपते हुए किंतियान ने कुछ नहीं छिपाया, उसके होंठ थोड़े टेढ़े हो गए। सच कहूं तो मिस्टर जू, मैंने बहुत पहले ही विभिन्न कार मॉडलों पर शोध और डिज़ाइन करना शुरू कर दिया था। इसलिए मैंने जिन भी कार मॉडलों का जिक्र किया है, चाहे वह बाहरी डिज़ाइन हो, असेंबली प्रक्रिया हो, उत्पादन के चरण और पुर्जे हों या मुख्य निर्माण तकनीक हो, मेरे पास बहुत विस्तृत और पूरी जानकारी है। अगर आप मेरे साथ सहयोग करेंगे तो मिस्टर जू को ऊपर बताई गई किसी भी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरे पक्ष के साथ सहयोग पर चर्चा करते समय स्वाभाविक रूप से अपनी ताकत दिखानी ही पड़ती है। केवल इसी तरह वे अपने हितों को अधिकतम कर सकते थे। किंतियान के प्रबल आत्मविश्वास को महसूस करते हुए जू जियाजिन भी धीरे से हंस पड़े। एक ज़बरदस्त नौजवान, श्री किन वाकई युवा पीढ़ी की एक असाधारण प्रतिभा हैं। उनकी प्रशंसा करने के बाद उन्होंने आगे कहा, श्री किन से इतना कुछ सुनने के बाद मैं हमारे सहयोग को लेकर और भी ज़्यादा उत्साहित हूँ। तो अब हम अपने सहयोग के मुनाफे के बंटवारे पर बात कर सकते हैं। किंतियान ने भी बिना कुछ कहे बात की। वाह, श्री किन भी एक सीधे सादे इंसान हैं, हा। जू जियाजिन कुछ देर हंसे और किंतियान के साथ सहयोग और मुनाफे के बंटवारे के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने लगे। सहयोग के इरादे और योजना को अंतिम रूप देने से पहले दोनों ने 1 घंटे से ज़्यादा समय तक बातचीत की। तियानशिंग ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और डोंगफेंग ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप दोनों कंपनियां मिलकर नए उत्पाद विकसित करेंगी। तियानशिंग कंपनी डोंगफेंग ग्रुप को ऑटोमोबाइल निर्माण तकनीक के लिए अधिकृत कर सकती है और डोंगफेंग ग्रुप बाजार के रास्ते, कच्चा माल खरीदने के रास्ते भी खोलेगा और तियानशिंग कंपनी के लिए लोकप्रिय कार मॉडल बनाने में मदद करेगा। किंतियान और शू जियाजिन ने सहयोग की सामान्य दिशा पर चर्चा की और विस्तृत मुद्दों को सुलझाने का काम उनके अधीनस्थों पर छोड़ दिया। दोपहर होते होते जियांग शहर के निवासी होने के नाते किंतियान ने मेज़बान की भूमिका निभाते हुए शू जियाजिन को एक शानदार दोपहर के भोजन का आयोजन कराया। भोजन के बाद उन्होंने स्वयं शू जियाजिन को होटल से बाहर छोड़ा। इस सहयोग की सफलता किंतियान के लिए और भी महत्वपूर्ण थी। डोंगफेंग समूह जैसे विशाल जहाज के साथ मिलकर तियानशिंग ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अब कई परियोजनाएं शुरू कर सकती थी जो अभी तक शुरू नहीं कर पा रही थी। येरेन डेली केमिकल के उत्पादों के फॉर्मूले वास्तव में असाधारण हैं। जियांग लिंगयू ने अपने सामने रखी निरीक्षण रिपोर्ट और परीक्षण रिपोर्ट देखी। उसकी गहरी, चमकती आंखों में एक चमक सी चमक उठी। उसके बगल में हे फेंगशी भी निराश और पछतावे से भरी दिख रही थी। इस बार वह बहुत आहत हुई थी और आखिरकार उसे यकीन हो गया। जब उसके सामने तथ्य रखे गए तो वह येरेन डेली केमिकल की ताकत को नकार नहीं सकी।
उन्होंने येरेन डेली केमिकल द्वारा उत्पादित सभी उत्पादों, चाहे वे सौंदर्य प्रसाधन हो, त्वचा की देखभाल के उत्पाद हों या दैनिक रासायनिक उत्पाद हों, को खरीद लिया था और विस्तृत परीक्षण किए थे। परीक्षण के परिणामों से साबित हुआ कि उत्पादों में शक्तिशाली कार्य और उत्कृष्ट प्रभाव थे और उनमें मौजूद हानिकारक पदार्थ राज्य द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानकों से भी कम थे। ये ध्यान देने योग्य है कि चीन में वर्तमान में कई सौंदर्य प्रसाधन और त्वचा देखभाल उत्पाद कारखाने तेजी से गोरापन, झुर्रियां हटाने, नमी प्रदान करने, दाग धब्बे हटाने और अन्य कार्यों को प्राप्त करने के लिए अपने त्वचा देखभाल उत्पादों में भारी धातुओं और परिरक्षकों जैसे विभिन्न पदार्थों को अनिवार्य रूप से मिलाते हैं। कुछ सौंदर्य प्रसाधनों में हानिकारक पदार्थों का स्तर बहुत अधिक होता है। हालांकि येरेन डेली केमिकल के उत्पादों में ऐसी कोई समस्या नहीं थी। परीक्षणों के परिणामों से पता चला कि ये हानिरहित उत्पाद थे जिनका उपयोग गर्भवती महिलाओं और शिशुओं द्वारा भी किया जा सकता था। उत्कृष्ट प्रभावों और बिना किसी नुकसान के इस निरीक्षण रिपोर्ट को पढ़ने के बाद हे फेंगशी भी पूरी तरह आश्वस्त हो गईं। उन्हें और जियांग लिंग्यू को और भी ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि येरेन डेली केमिकल के उत्पाद, चाहे महंगे हों या सस्ते, यहाँ तक कि कुछ सेंट के भी, सभी एक जैसे थे, हानिरहित और प्रभावी। ये दो बातें अकेले ही अनगिनत सौंदर्य प्रसाधन और त्वचा देखभाल कंपनियों को चौंका सकती हैं। उनकी तुलना में हमारे ज़ीमी कॉस्मेटिक्स का कोई फायदा नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि हम हार गए, हे फेंगशी ने धीरे से कहा। उनके चेहरे पर अब पहले जैसा अहंकार और तिरस्कार नहीं रहा। जियांग लिंग्यू ने निरीक्षण रिपोर्ट नीचे रख दी। उनका चेहरा गंभीर हो गया। मम्मी, मैं इस किंतियान से मिलना चाहती हूँ। तुम मुझसे मिलकर क्या करना चाहती हो? येरेन डेली केमिकल हासिल करना। वो येरेन डेली केमिकल को बेचने को राजी नहीं होगा। किंतियान के साथ पिछली नाकाम बातचीत को याद करते हुए हे फेंगशी का चेहरा लाल हो गया। उस समय उसने येरेन डेली केमिकल को बहुत कम आंका था। 3 मिलियन की पेशकश न केवल किंतियान का अपमान था, बल्कि उसकी अज्ञानता और अहंकार को भी उजागर करती थी। नहीं, मैं उसके साथ सहयोग पर बात करना चाहती हूँ। जियांग लिंग्यू ने धूर्तता से मुस्कुराया। छोटे से आंगन में किंतियान एक मेज पर बैठा कारों के डिजाइन बना रहा था। डोंगफेंग ग्रुप के साथ सहयोग एजेंडे में था और जल्द ही कई कारों के डिजाइन के ब्लूप्रिंट की जरूरत होगी, इसलिए किंतियान इस दौरान खाली नहीं बैठेगा। उसने इस समय का उपयोग सभी जरूरी काम पहले से तय करने की भी योजना बनाई। जब प्रिया गर्भावस्था के अंतिम चरण में पहुंचेगी तो किंतियान उसकी देखभाल और उसके साथ रहने पर ध्यान केंद्रित करेगा। जब वह व्यस्त था तभी मुख्य कमरे में कैबिनेट पर रखे टेलीफोन की घंटी बजी। किंतियान ने अपने ड्राइंग टूल्स नीचे रखे, उठे और फोन उठाने के लिए आगे बढ़े। लाइन के दूसरी तरफ से किन्यू की आवाज आई। श्रीमान किन, ज़ीमी कॉस्मेटिक्स की सुश्री ही आपसे मिलना चाहती हैं और आपसे अच्छी बातचीत करना चाहती हैं। किन्यू की बातें सुनकर किंतियान ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। हे फेंगशी उसे ढूंढ रही थी। क्या वह अब भी उसे धमकाने की कोशिश कर रही थी और येरेन डेली केमिकल के खिलाफ जाना जारी रखे हुए थी, या उसने हकीकत पहचान ली थी और हार मान ली थी? क्या उसने अपना इरादा जाहिर कर दिया था? किंतियान ने पूछा। उसने कहा था कि वह आपके साथ सहयोग पर चर्चा करना चाहती है। किन्यू ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। किंतियान की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी और उसे अवचेतन रूप से लगा कि यह वह निर्णय नहीं था जो हे फेंगशी लेगी। हालांकि उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, सीधे किन्यू से कहा, ठीक है, मैं थोड़ी देर में वहां पहुंचता हूं। उससे कहो कि वह फैक्ट्री में मेरा इंतजार करे। ठीक है मिस्टर किन। फोन रखकर किंतियान ने प्रिया को समझाया और लू हुई के साथ चला गया। येरेन डेली केमिकल के स्वागत कक्ष में पहुंचकर किंतियान अंदर गया और देखा कि कमरे के बीचों बीच कई लोग बैठे हैं। हे फेंगशी और उसकी सचिव और सहायक, जिनसे वह पिछली बार मिला था, के अलावा एक अनजान लड़की भी थी। वह लड़की लगभग 20 साल की थी, ऊंची चोटी बनाए, हल्के हरे रंग की लंबी बाजू की पोशाक पहने और उसके ऊपर एक बेज रंग की बनियान जो उसके दुबले पतले शरीर को उभार रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसने इस लड़की को पिछली बार नहीं देखा था। श्रीकिन, हम फिर मिलेंगे। हे फेंगशी ने किंतियान को आते देखा और इस बार उसने पहल करते हुए खड़े होकर किंतियान की ओर हाथ बढ़ाया। उसकी मित्रता को महसूस करते हुए किंतियान ने हाथ बढ़ाया और उससे हाथ मिलाया। जैसे ही वह अपना हाथ हटाने वाला था, हे फेंगशी के बगल में बैठी जियांग लिंग्यू ने भी मुस्कुराते हुए किंतियान की ओर हाथ बढ़ाया। नमस्ते श्रीकिन, मैं जियांग लिंग्यू हूँ। हे फेंगशी मेरी माँ है। किंतियान ने कुछ उलझन के साथ उससे हाथ मिलाया और माँ और बेटी को बैठने के लिए आमंत्रित किया। उसे समझ नहीं आया कि इस बार हे फेंगशी अपनी बेटी को सहयोग पर चर्चा करने के लिए क्यों ला रही है। श्रीमती हे, इस बार आप क्या चर्चा करना चाहती हैं? किंतियान का समय बहुत कीमती था, इसलिए उसने बिना कुछ कहे सीधे पूछताछ शुरू कर दी। जियांग लिंग्यू ने उत्सुकता से अपने सामने खड़े युवक को देखा। उसकी आंखें जांच से भरी थीं। ऐसा लग रहा था कि किंतियान उससे ज्यादा उम्र का नहीं था, लेकिन वह अपने व्यवहार में संयमित था और इतने कम समय में येरेन डेली केमिकल को खड़ा करने की उसकी क्षमता बहुत मजबूत थी।
हे फेंगशी को किंतियान की बातें सुनकर थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उनकी पिछली बातचीत बहुत अप्रिय रही थी। मानो उसके विचारों को भांपते हुए जियांग लिंगयू ने किनारे से कहा, श्री किन, मेरी माँ द्वारा येरेन डेली केमिकल के बारे में पहले की गई गलतफहमी और कम आंकने की वजह से हमारे ज़ीमी कॉस्मेटिक्स ने आपको बहुत नाराज किया है। कृपया हमारे खिलाफ इसका आरोप न लगाएं, श्री किन। उसकी बातें सुनकर किंतियान की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। हे फेंगशी की इस बेटी ने तुरंत उससे माफ़ी मांगी। क्या वे सचमुच येरेन डेली केमिकल के साथ सहयोग करना चाहती थीं? मिस जियांग मजाक कर रही हैं, मैंने पहले जो हुआ उसे बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया, किंतियान ने उदासीनता से कहा। ज़ीमी कॉस्मेटिक्स ने हुआंगान काउंटी में जो उपद्रव मचाया था वह येरेन डेली केमिकल को खरोंचने के लिए भी पर्याप्त नहीं था। ये सुनकर हे फेंगशी और भी शर्मिंदा हो गईं। उन्होंने सीधे अपनी नज़रें नीची कर लीं और जियांग लिंगयू को बोलने का अधिकार सौंप दिया। जियांग लिंगयू ने हंसते हुए कहा, यह अच्छा है कि मिस्टर किन हमसे नाराज़ नहीं हैं। हम इस बार इसलिए आए हैं क्योंकि हम आपके येरेन डेली केमिकल के साथ एक दीर्घकालिक सहयोग समझौता करना चाहते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या मिस्टर किन इसमें रुचि रखते हैं। मिस जियांग, कृपया विस्तार से बताएं। किंतियान ने अपना हाथ उठाया और उन्हें विस्तार से समझाने का इशारा किया। हम येरेन डेली केमिकल के उत्पाद की ताकत को बहुत महत्व देते हैं। ये बहुत अफसोस की बात होगी अगर येरेन डेली केमिकल जियांग शहर के छोटे से क्षेत्र तक ही सीमित रहे और उसका विस्तार न हो। जियांग लिंगयू के स्वर में अफसोस की झलक थी, उसकी खूबसूरत आंखें किंतियान पर टिकी थीं। लेकिन अगर येरेन डेली केमिकल हमारे ज़ीमी कॉस्मेटिक्स के साथ सहयोग करता है तो हम येरेन डेली केमिकल को गुआंग सिटी और शेन सिटी में चैनल खोलने में मदद कर सकते हैं और येरेन डेली केमिकल को जल्द ही देश के शीर्ष सौंदर्य और त्वचा देखभाल ब्रांडों में से एक बना सकते हैं। किंतियान ने जियांग लिंगयू की बातें सुनी और मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। आपके ज़ीमी कॉस्मेटिक्स के बिना भी हमारा येरेन डेली केमिकल देर सवेर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रथम श्रेणी का ब्रांड बन ही जाएगा, लेकिन इसके लिए ज़्यादा समय और मेहनत की ज़रूरत होगी, है ना? जियांग लिंगयू ने जल्दी से कहा, हमारे साथ सहयोग करने से मिस्टर किन अपने लक्ष्य तेज़ी से हासिल कर सकते हैं। किंतियान ने उसे आश्चर्य से देखा। जियांग लिंगयू हे फेंगशी की बेटी थी, लेकिन माँ और बेटी का व्यक्तित्व बिल्कुल अलग लग रहा था। जियांग लिंगयू ज़्यादा शांत और समझदार लग रहा था। आप कैसे सहयोग करना चाहते हैं? क्या आप फैसला ले सकते हैं? किंतियान सोफे पर पीछे झुक गया और अपने बगल में बैठे हे फेंगशी की ओर देखा। हे फेंगशी ने किंतियान की नज़रें महसूस की और जल्दी से ऊपर देखा। मैं अपनी बेटी के सभी फैसलों का समर्थन करता हूँ। जियांग लिंगयू ने भी मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ठीक है, तो इस सहयोग के लिए मैं सारे फैसले ले सकता हूँ और आपसे बातचीत कर सकता हूँ, मिस्टर किन। ठीक है, तो मुझे बताइए कि आप किस तरह सहयोग करने की योजना बना रहे हैं। मेरे पास सहयोग के 2 प्रस्ताव हैं। पहला, मिस्टर किन हमें येरेन डेली केमिकल के उत्पाद फॉर्मूले अधिकृत करते हैं और हम लाइसेंस के तहत ज़ीमी कॉस्मेटिक्स का उत्पादन करने के लिए पेटेंट उपयोग शुल्क का भुगतान करते हैं। दूसरा, हमारा ज़ीमी कॉस्मेटिक्स येरेन डेली केमिकल के विकास और उत्पादन में उसके साथ सहयोग करता है और गुआंग सिटी और शेन सिटी में येरेन डेली केमिकल की एक शाखा फैक्ट्री स्थापित करता है ताकि येरेन डेली केमिकल बड़ा और मजबूत बने। जियांग लिंगयू की बात खत्म होने के बाद उसने किंतियान की आंखों में देखा। ऐसा लग रहा था कि वह उसकी आंखों से उसके असली विचारों को देखना चाहती थी। थोड़े विचार विमर्श के बाद किंतियान ने कहा, मैं व्यक्तिगत रूप से दूसरे सहयोग प्रस्ताव को पसंद करता हूं। वह स्वाभाविक रूप से येरेन डेली केमिकल के फार्मूलों को लाइसेंस प्राप्त उत्पादन के लिए अन्य निर्माताओं को नहीं बेचना चाहता था। ये येरेन डेली केमिकल के भविष्य के विकास के लिए अच्छा नहीं होगा। किंतियान को दूसरा सहयोग प्रस्ताव चुनते देख जियांग लिंगयू की आंखें चमक उठीं और उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। वास्तव में वह भी दूसरे विकल्प को पसंद करती थी। येरेन डेली केमिकल की एक नई शाखा खोलने के लिए सहयोग करने वाली 2 कंपनियों के साझा हित होंगे और दोनों पक्ष बिना किसी हिचकिचाहट के सहयोग करेंगे। इसके बाद किंतियान और जियांग लिंगयू ने सहयोग योजना पर विस्तार से चर्चा की। किंतियान फार्मूलों की व्यवस्था करेगा और जियांग लिंगयू शाखा कारखाने के लिए स्थल, मशीनरी, उपकरण, श्रम और प्रारंभिक परिचालन निधि प्रदान करेगा। अंततः दोनों पक्ष 4-6 के बंटवारे पर सहमत हुए। किंतियान को 40% और जियांग लिंगयू के पक्ष को 60% मिलेगा। आखिरकार वह उनका घरेलू मैदान था और वे पूर्ण नियंत्रण के लिए आधे से ज़्यादा शेयर अपने पास रखना चाहते थे। हालांकि किंतियान को इस बात की कोई खास चिंता नहीं थी। गुआंग सिटी और शेन सिटी जियांग सिटी से हज़ारों मील दूर थे और उसके पास वहां के कामों को संभालने के लिए न तो समय था और न ही ऊर्जा। 40% लाभांश बिना किसी और काम की चिंता किए और सिर्फ फॉर्मूले उपलब्ध कराने के लिए किंतियान के लिए एक बहुत अच्छा सौदा था। दोनों पक्षों में अच्छी बनती थी और मौके पर ही अनुबंध पर हस्ताक्षर हो गए। येरेन डेली केमिकल के तिरछे सामने स्थित ज़ीमी कॉस्मेटिक्स शाखा का कारखाना भी जियांग लिंगयू ने किंतियान को दे दिया।
उसकी उदारता ने किंतियान को सचमुच प्रभावित किया, जिससे वह इस लड़की को एक नए नज़रिए से देखने लगा। उसमें वाकई हिम्मत थी। जीमेई कॉस्मेटिक्स शाखा का कारखाना भले ही ज्यादा कीमती न हो, लेकिन जमीन, मजदूरी, मशीनरी और उपकरण ही लाखों करोड़ों के थे। जियांग लिंगयू ने एक ही वाक्य में सहजता से उसे देने का फैसला कर लिया। उसने देने का साहस किया और किंतियान ने उसे स्वीकार करने का साहस किया। यह देखकर कि हे फेंगशी को भी कोई आपत्ति नहीं है, किंतियान ने जीमेई कॉस्मेटिक्स शाखा का कारखाना अपने कब्जे में ले लिया। उसे बस कारखाने का साइन बोर्ड बदलना था और उसे औद्योगिक और वाणिज्यिक ब्यूरो में पंजीकृत कराना था। इसे उत्पादन लाइन का विस्तार माना जाता। दोनों पक्षों द्वारा अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद किंतियान ने कंजूसी न दिखाते हुए हे फेंगशी और जियांग लिंगयू के लिए रात्रिभोज का आयोजन किया। रात के खाने के दौरान माहौल खुशनुमा था और मशीनरी और उपकरणों की खरीद पर चर्चा करते हुए किंतियान ने माँ बेटी को लिकुन मशीनरी फैक्ट्री की सिफारिश की। हे फेंगशी पहले लिकुन मशीनरी फैक्ट्री से मशीनरी और उपकरण खरीद चुकी थी, इसलिए उन्हें इसकी कुछ समझ थी। किंतियान की सिफारिश सुनकर उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। जियांग शहर की लिकुन मशीनरी फैक्ट्री वाकई अच्छी है। वहाँ की कॉस्मेटिक उत्पादन मशीनरी और उपकरण हमारे स्थानीय गुआंग शहर की तुलना में ज़्यादा उन्नत और व्यवहारिक हैं। बस अफसोस की बात है कि यह बहुत दूर है, सिर्फ परिवहन लागत ही काफ़ी ज़्यादा होगी। हे फेंगशी की बातें सुनकर किंतियान का दिल धड़क उठा। गुआंग शहर और शेन शहर, ये दो तटीय शहर, भविष्य में राष्ट्रीय विकास की प्रमुख प्राथमिकताएं भी होंगे। चूंकि येरेन डेली केमिकल शाखा फैक्ट्री वहां पहले से ही खुली हुई थी, इसलिए अन्य फैक्ट्रियां भी उस दिशा में विस्तार कर सकती थीं। हालांकि इन मामलों की योजना धीरे धीरे बनानी होगी। आखिरकार किंतियान एक इंसान थे, कोई देवता नहीं। वह एक साथ सब कुछ समेटकर कई काम नहीं कर सकता था। वह उस समय पहले से ही बहुत व्यस्त था। रात के खाने के बाद किंतियान दोनों को रेस्टोरेंट से बाहर ले गया। हे फेंगशी के साथ कार में बैठने से पहले जियांग लिंगयू ने अपना सिर घुमाया और किंतियान की ओर मुस्कुराते हुए कहा, मैं जियांग शहर में पहली बार आया हूँ। ये यात्रा भी एक छुट्टी के रूप में गिनी जाएगी। मिस्टर किन, क्या यहाँ कोई मज़ेदार जगह है? क्या आप मेरे गाइड बनकर मुझे यहाँ के खूबसूरत नज़ारे और स्वादिष्ट भोजन दिखा सकते हैं? जब इतनी खूबसूरत महिला ने सक्रिय रूप से निमंत्रण दिया तो आमतौर पर बहुत कम लोग मना करते। हालांकि किंतियान दूसरों से अलग था। उसे हमेशा अपनी शादीशुदा जिंदगी याद रहती थी और वह किसी छोटी लड़की के साथ अकेले घूमने नहीं जाता था। माफ़ करना मिस जियांग, लेकिन यह असुविधाजनक हो सकता है। किंतियान ने माफ़ी मांगते हुए कहा, मेरी पत्नी गर्भावस्था के आखिरी पड़ाव पर है और मुझे हर समय उसकी देखभाल के लिए उसके पास रहना होगा। मैं आमतौर पर ज़्यादा देर बाहर नहीं रहता, इसलिए मुझे डर है कि मैं मिस जियांग के साथ बाहर नहीं जा पाऊंगा। उसने साफ मना कर दिया। उसकी बातें सुनकर जियांग लिंगयू का सुंदर चेहरा लाल हो गया और फिर उसने जल्दी से हाथ हिलाते हुए कहा, माफ़ करना, मेरी गुस्ताखी थी। कोई बात नहीं, मैं कोई और गाइड ढूंढ लूंगी। किंतियान ने सिर हिलाया और जियांग लिंगयू को कार में बैठते हुए देखा। जैसे ही कार उस जगह से आराम से चली गई, जियांग लिंगयू ने अपने हल्के लाल गालों पर थपथपाया और बुदबुदाई, मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसकी इतनी कम उम्र में शादी हो जाएगी। जैसी कि उम्मीद थी, अच्छे मर्द हमेशा साथ होते हैं। युवा, तुम क्या कह रही हो? हे फेंगशी, जो उसके बगल में थी, ने ठीक से सुना नहीं और अपनी बेटी से पूछा। जियांग लिंगयू ने अपने हाथ फैलाए। उसके चेहरे पर बेबसी और पछतावे के भाव थे। किंतियान जवान और होनहार है और वह सुंदर और आकर्षक है। वह मेरे टाइप का है। मैं शुरू में उसे आपका दामाद बनाने के लिए मनाना चाहती थी मम्मी, लेकिन अब जब मुझे पता चला है कि वह शादीशुदा है तो मुझे लगता है कि यह सवाल ही नहीं उठता। जियांग लिंगयू की बातें सुनकर हे फेंगशी के चेहरे पर एक सोची समझी अभिव्यक्ति उभरी। किंतियान अच्छा है, लेकिन वह पहले से ही शादीशुदा है, इसलिए हम उस पर विचार नहीं करेंगे। युए, अगर तुम कोई बॉयफ्रेंड ढूंढना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। हमारे गुआंग शहर में कई प्रतिभाशाली युवक हैं। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। जियांग लिंगयू ने ज़्यादा दिलचस्पी न दिखाते हुए हल्के से कंधे उचका दिए। ऐसे ज़्यादा पुरुष नहीं थे जिनमें उसकी सच्ची रुचि हो। उसे बस भविष्य में धीरे धीरे उनसे मिलना होगा। ... हे फेंगशी और जियांग लिंगयू कुछ दिनों तक जियांग शहर में रहने के बाद किंतियान से विदा लेते हुए येरेन डेली केमिकल शाखा कारखाने की तैयारी के लिए गुआंग शहर लौटने की तैयारी कर रहे थे। किंतियान ने किन्यू के जरिए मां और बेटी को खुद रेलवे स्टेशन भेजने का इंतजाम किया। पिछले कुछ दिनों से वह घर पर कारों के ब्लूप्रिंट बनाने में व्यस्त थे। एक हफ्ते के अंदर उन्होंने कारों के ब्लूप्रिंट के 1 दर्जन से ज़्यादा सेट तैयार कर लिए। इनमें कई तरह की गाड़ियां शामिल थीं। इनमें से कुछ ब्लूप्रिंट जियांग शहर के तियानिक्सिंग ऑटोमोबाइल कारखाने के लिए थे, जबकि कुछ जू जियाजिन के डोंगफेंग ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप के लिए तैयार किए गए थे। सेडान कारों को तियानिक्सिंग ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को सौंप दिया जाएगा, जबकि बड़ी गाड़ियों का उत्पादन डोंगफेंग ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप द्वारा किया जाएगा।
ब्लूप्रिंट बनाने के अलावा किन एक और कार्यक्रम की तैयारी कर रहा था। वह था स्वीट हार्ट फैशन शो। ये फैशन शो जियांग सिटी स्टेडियम में आयोजित किया जाना था। इस फैशन शो के लिए किन ने रनवे वॉक में मदद के लिए कई जानी मानी घरेलू अभिनेत्रियों और मॉडलों को आमंत्रित करने के लिए भारी रकम खर्च की। इसके अलावा जियांग सिटी के आसपास की कई धनी महिलाओं और युवा उत्तराधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया था। उन्होंने कई अखबारों और पत्रिकाओं के पत्रकारों के साथ पहले से ही व्यवस्था कर ली थी और उन्हें निमंत्रण भेज दिए थे। ये प्रिया का डिज़ाइन कार्य किसी फैशन शो में पहली बार प्रदर्शित हो रहा था। किन ने इसे बहुत महत्व दिया। इस फैशन शो की तैयारी में 200,000 युआन से ज़्यादा खर्च हुए। प्रिया को उन्होंने खुद प्रशिक्षित किया था और किन ने इसमें बहुत मेहनत और लगन लगाई थी। उन्हें विश्वास था कि इस बार प्रिया के डिज़ाइन फैशन की दुनिया में भी चमकेंगे। 26 मई, जियांग सिटी स्टेडियम। स्वीट हार्ट क्लोथिंग कंपनी द्वारा आयोजित फैशन शो आधिकारिक तौर पर शाम 6 बजे शुरू हुआ। उस समय कार्यक्रम स्थल पर दर्शकों की सीटें लगभग भर चुकी थीं। इनमें से ज़्यादातर धनी लोग और उनके रिश्तेदार थे जिन्हें किन ने फैशन शो में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। कुछ संख्या में पत्रकार भी थे। सीटों की अगली पंक्ति में किन और प्रिया नीचे बैठे थे। उनके अलावा शरत और विक्रम भी थे, जो अपने परिवारों को उनका उत्साह बढ़ाने के लिए लाए थे। कई जाने माने घरेलू फैशन डिजाइनरों को भी किन ने इस फैशन शो को देखने के लिए आमंत्रित किया था। इन लोगों को आमंत्रित करने में बहुत पैसा खर्च होता है, लेकिन किन को लगा कि यह बहुत जरूरी है। प्रिया अचानक प्रकट हो रही थीं और उनके पहले फैशन शो को संभालने के लिए किसी की जरूरत थी। सुरुचिपूर्ण और सुखद पियानो संगीत बजने लगा और कार्यक्रम स्थल की रोशनी मंद हो गई, जिससे ती स्टेज पर केवल एक स्पॉटलाइट रह गई। एक सेक्सी और सुरुचिपूर्ण लाल पोशाक पहने हुए मेजबान मंच पर चले गए और नीचे दर्शकों के लिए उद्घाटन भाषण दिया। सम्मानित सज्जनों, देवियों और सम्मानित अतिथिगण, सभी को शुभ संध्या। आज रात का फैशन शो डिजाइनर तियान के लिए स्वीट हार्ट फैशन कंपनी द्वारा विशेष रूप से आयोजित एक निजी वस्त्र डिजाइन प्रदर्शनी है। आज रात के फैशन शो की मेज़बानी करना एक बड़े सम्मान की बात है और मुझे विश्वास है कि सभी लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। तो बिना किसी देरी के आइए मॉडलों को डिज़ाइनर तियान द्वारा हम सभी के लिए डिज़ाइन किए गए उत्तम गाउन प्रदर्शित करने के लिए आमंत्रित करें। मेज़बान के शब्द समाप्त होते ही उसने शालीनता से भीड़ को प्रणाम किया और ती स्टेज से चली गई। मंच के नीचे से तालियां गूंज उठीं और तालियों के साथ ही मंच की रोशनी बदल गई। इससे ती स्टेज पर स्थिति का अधिक सहज और स्पष्ट दृश्य देखने को मिला। लयबद्ध संगीत बजना शुरू हुआ और पहली मॉडल बैंगनी पारदर्शी कपड़े से बनी एक शाम की पोशाक पहने, बिल्ली की तरह कदम बढ़ाते हुए, संगीत की लय के साथ कदम मिलाते हुए, सिर ऊंचा और छाती बाहर निकाले हुए ती स्टेज पर आए। इस बार प्रिया के ड्रेस डिजाइन का विषय क्वीन था। इसका उद्देश्य महिलाओं को एक रानी जैसा आत्मविश्वास और दीप्तिमान व्यक्तित्व प्रदान करना था। आज रात दर्शकों के सामने कुल 26 फैशन गाउन प्रदर्शित किए गए। ये सभी गाउन हाथ से बनाए गए थे, जिनमें उत्तम और शानदार कपड़े और ऐसी शैलियां थीं जो वाकई मनमोहक थीं। जैसे ही मॉडल्स और मशहूर हस्तियों ने रनवे पर इन गाउनों को खूबसूरती से प्रदर्शित किया, दर्शकों में मौजूद कई प्रतिष्ठित महिलाओं और युवतियों की आंखों में उनके लिए गहरी प्रशंसा झलक रही थी। किन ने भारी खर्च करके जिन कई प्रसिद्ध डिजाइनरों को नियुक्त किया था, वे भी फैशन शो में प्रशंसा से भरे हुए थे। इतने लंबे समय तक फैशन डिजाइन का अध्ययन करने और किन के मार्गदर्शन में प्रिया के डिजाइन बोल्ड, अभिनव, शानदार और बेहद आकर्षक थे। पूरे रनवे शो के दौरान दर्शकों की सीटें उत्साहपूर्ण तालियों से गूंजती रहीं। किन प्रिया के साथ रहे, उनके उत्साह और रोमांच को महसूस करते रहे और उनका हाथ थामे रहे। पतिदेव, ये सब एक सपने जैसा लग रहा है, प्रिया ने किन के कान में फुसफुसाया। किन ने अपने होंठ मोड़े, उसकी नज़रें कोमलता और स्नेह से भर गईं जब उसने उसे देखा। खुद पर भरोसा रखो, अब तुम एक बहुत ही प्रतिभाशाली फैशन डिजाइनर हो। स्वीट हार्ट फैशन के उत्पादों की जबरदस्त बिक्री और फैक्ट्री ऑर्डर्स में तेजी से हो रही वृद्धि ने प्रिया की क्षमता को बहुत पहले ही साबित कर दिया था। अब फैशन शो में सभी के चेहरों पर प्रशंसा और आकर्षण ने प्रिया की क्षमता और प्रतिभा को और भी उजागर कर दिया। सभी मॉडलों ने अपनी वॉक पूरी करने के बाद एक साथ मंच पर उपस्थिति दर्ज कराई। इसी समय होस्ट मंच पर आए और पहले फैशन शो के सफल समापन पर कुछ जश्न मनाया। फिर उन्होंने इस फैशन शो की डिजाइनर प्रिया को मंच पर आकर भाषण देने के लिए आमंत्रित किया। ये भाग पहले से तय था, इसलिए प्रिया घबराई नहीं। पत्नी, आगे बढ़ो, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। किन ने उसे देखते हुए मुस्कुराया, उसकी आंखें प्रोत्साहन और कोमलता से भरी थीं। प्रिया मुस्कुराई और उसकी तरफ सिर हिलाया, फिर उठकर मंच की ओर चल पड़ी। आज रात उसने एक झिलमिलाता गाउन पहना हुआ था, जिसकी शैली को उसके गर्भवती पेट के साथ प्रिया के लिए बेहतर बनाने के लिए संशोधित किया गया था। जब वह मंच पर पहुंची और रोशनी उस पर केंद्रित हुई, तो प्रिया एक सुंदर और उदात्त आभा बिखेर रही थी।
उसका फूला हुआ पेट उसे और भी कोमल और शांत बना रहा था, जिसमें मातृत्व का एक स्पर्श था, मानो वह पश्चिमी पौराणिक कथाओं की कोई देवी हो। सभी को नमस्कार, मैं प्रिया हूँ, एक फैशन डिज़ाइनर और स्वीट हार्ट फैशन की संस्थापक। आज रात फैशन शो में आए सभी मेहमानों का धन्यवाद। प्रिया ने माइक्रोफोन थाम लिया, उसकी नज़र मंच के नीचे दर्शकों पर घूम रही थी और आखिरकार किंतियान पर टिक गई। किंतियान को देखते ही उसके दिल की घबराहट गायब हो गई। जब तक किंतियान वहां था, उसका दिल स्थिर और शांत था। ये फैशन शो सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। स्वीट हार्ट क्वीन कलेक्शन की सराहना के लिए आप सभी का धन्यवाद। इस शानदार मंच पर खड़े होने के लिए मैं अपने पति किंतियान का धन्यवाद करना चाहती हूँ। उनके निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन की बदौलत ही मैं आज जो हूँ वह बन पाई हूँ और इन प्यारे फैशन पीसेस को डिज़ाइन कर पाई हूँ। भविष्य में मैं और भी कड़ी मेहनत करूंगी ताकि और भी ऐसे डिज़ाइन बना सकूं जो सभी को पसंद आएं। ताली 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 ताली। किंतियान ने तालियों की गड़गड़ाहट का नेतृत्व किया और दर्शक दीर्घाएं तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठीं। प्रिया मंच से नीचे उतरी और किंतियान उनका स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। मेज़बान ने आज रात के फैशन शो के सफल समापन की घोषणा की और बताया कि स्टेडियम के मुख्य हॉल में पेय और भोजन के साथ एक डांस पार्टी की तैयारी की गई है। सभी लोग व्यवस्थित रूप से डांस पार्टी की ओर चल पड़े। किंतियान ने प्रिया को वहां जाने में भी मदद की। दोनों बैंक्वेट हॉल के एक कोने में बैठ गए। क्या तुम थकी हो? किंतियान ने चिंता से प्रिया की ओर देखा और धीरे से पूछा। थकी नहीं पतिदेव, मैं बहुत खुश हूँ। प्रिया का चेहरा उत्साह से लाल हो गया और उसकी आंखें मोतियों की तरह चमक उठीं। ये फैशन शो किंतियान ने उनके लिए आयोजित किया था और मंच के आगे और पीछे इतने सारे लोग उनके इर्द गिर्द घूम रहे थे कि प्रिया रोमांचित और उत्साहित महसूस कर रही थी। किंतियान खुद को रोक नहीं पाए और उनके गाल पर चुटकी काट ली। वह मुलायम और उछलता हुआ था, कोमल टोफू की तरह, जिसे चुटकी काटने में बहुत मजा आता था। जब दोनों बातें कर रहे थे, लियू कुई और विक्रम का साथ दे रहे शरद भी आ गए। तियानगे, तो तुम और तियान साओजी भाभी तियान यहाँ छिपे थे। शरद लियू कुई का सहारा लेते हुए पास आए और किंतियान को देखकर मुस्कुराए। किंतियान मुस्कुराए और उन्हें बैठने का इशारा किया। उन्होंने कुछ पल फैशन शो पर चर्चा की, फिर बातचीत विक्रम पर आ गई। विक्रम और झांग जिनिंग की शादी की तारीख नज़दीक आ रही थी। नया घर पहले से ही साफ सुथरा है और लगभग हर ज़रूरी चीज़ तैयार है। हम बस दुल्हन के स्वागत के लिए शादी की तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं। विक्रम, ये बात उन्होंने उत्साह से कही। उन तीनों में वह अकेला ऐसा था जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी और खुद को कुंवारों की कतार से बाहर होते देख वह उत्सुकता से भर गया। जब वे विक्रम और झांग जिनिंग की शादी पर चर्चा कर रहे थे, तभी स्वीट हार्ट फैशन के महाप्रबंधक यू होंग्यान प्रिया और किंतियान को रिपोर्ट करने आए। डू जोंग, किन जोंग, शो खत्म होते ही कई लोग मेरे पास आए और हमारे स्वीट हार्ट फैशन की क्वीन सीरीज के गाउन खरीदने की इच्छा जताई। कुछ तो डू जोंग से खुद अपने लिए कस्टम गाउन डिज़ाइन करवाने के लिए मोटी रकम भी देने को तैयार हैं। ये सुनकर प्रिया और किंतियान मुस्कुरा उठे। आज का फैशन शो बहुत सफल रहा और कई लोग प्रिया के डिज़ाइन किए हुए गाउन देखकर दंग रह गए। भविष्य में स्वीट हार्ट फैशन धीरे धीरे प्रसिद्धि हासिल करेगा और खूब चमकेगा। प्रबंधक यू, मैं आपको इन बातचीत और फॉलोअप्स को संभालने के लिए परेशान करूंगी। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। वह पहले से ही 7 महीने से ज़्यादा गर्भवती थी, इसलिए कपड़े डिज़ाइन करना और ड्राफ्ट बनाना तो ठीक था, लेकिन बाकी कामों के लिए उसके पास सचमुच बिल्कुल ऊर्जा नहीं थी। समझ गया डू जोंग, निश्चिंत रहो। यू होंग्यान ने जल्दी से सिर हिलाया। बैंक्वेट हॉल देर रात तक चलने वाला था, लेकिन चूंकि प्रिया और लियू कुई दोनों गर्भवती थीं, इसलिए शरद और किंतियान उन्हें पहले आराम करने के लिए होटल ले गए। विक्रम मेहमानों को विदा करने और होटल बंद करने का काम संभालने के लिए रुक गया। होंगफेंग होटल, जियांग सिटी। किंतियान ने प्रिया को उनके होटल के कमरे में पहुंचाया। रात के लगभग 10 बज रहे थे। आमतौर पर वे 9 बजे से पहले बिस्तर पर होते। आज इतनी देर हो जाने और बाहर रहने से काफ़ी थकान महसूस होने के कारण प्रिया की आंखें लगभग बंद होने वाली थीं। पति, बहुत नींद आ रही है। उसने किंतियान से सटकर जम्हाई ली। उसकी आवाज़ में एक चंचल कराह थी। क्या तुम मुझे नहलाने में मदद करोगे? ठीक है। किंतियान का दिल तुरंत गर्म हो गया। उसकी आवाज़ भारी और गहरी हो गई। उसने हाथ बढ़ाया, प्रिया को उठाया और बाथरूम की ओर चल दिया। चूंकि उसकी पत्नी ने कहा था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से मना नहीं करता। हालांकि अपनी कोमल, सुगंधित पत्नी के सामने बाथरूम में नहाने के दौरान अकथनीय घटनाओं की एक श्रृंखला स्वाभाविक रूप से घटित हुई। जब किंतियान प्रिया को बाथरूम से बाहर ले गया तो प्रिया के गाल लाल हो गए थे, उसके होंठ सूजे हुए थे, उसकी पलकें लगातार कांप रही थीं और यहाँ तक कि उसके कानों के सिरे भी बहुत लाल हो गए थे। किंतियान ने उसे धीरे से बिस्तर पर लिटाया, नीचे झुका और प्रिया को चूमा। चिकने माथे पर, पत्नी, तुमने बहुत मेहनत की है। वह प्रिया के
बगल में लेट गया, उसे अपनी बाहों में खींच लिया और उसके चिकने रेशमी लंबे बालों को धीरे से सहलाया। प्रिया ने करवट बदली, उसका मुंह उससे दूर हो गया, उसके गाल शर्म से और भी लाल हो गए थे। गर्भावस्था के अंतिम चरण के बाद उनकी अंतरंगता कम हो गई थी, लेकिन खेल के अन्य रूप बिल्कुल भी कम नहीं हुए थे। वह अब किंतियान द्वारा भ्रष्ट हो चुकी थी और कई ऐसी तरकीबें सीख रही थी जिनके बारे में उसने पहले कभी नहीं सुना था। हालांकि दोनों पक्ष उसके गर्भ में पल रहे भ्रूण को नुकसान पहुंचाए बिना अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते थे और प्रिया को लगा ये काफी अच्छा था। अगले दिन नाश्ते के बाद किंतियान ने प्रिया को होटल में आराम करने के लिए कहा, जबकि वह जियांग शहर में कई कारखानों का निरीक्षण करने गया था। होटल में लियू कुई के साथ तियान तियान के साथ और झांग कियान और अन्य अंगरक्षकों की सुरक्षा के कारण किंतियान काफी निश्चिंत महसूस कर रहा था। लू हुई ने किंतियान को सबसे पहले लिकुन मशीनरी फैक्ट्री पहुंचाया। लिकुन मशीनरी फैक्ट्री के अंदर लिकुन चिंतित दिख रहा था। किंतियान को आते देख वह जल्दी से उसका अभिवादन करने के लिए उठा। भाई ली, क्या हुआ? किंतियान ने देखा कि लिकुन कुछ व्यस्त लग रहा था और उसने जल्दी से पूछा। लिकुन ने किंतियान को बैठने के लिए आमंत्रित किया और उसने कुछ भी नहीं छिपाया और कहा, नए साल के बाद मैंने जो हैंग को लिकुन मशीनरी फैक्ट्री के लिए एक शाखा कारखाना स्थापित करने के लिए हुआंग शहर भेजा था, है ना? पिछले कुछ महीनों में लिकुन मशीनरी फैक्ट्री का बहुत अच्छा विकास हुआ है और ऑर्डरों में भारी वृद्धि हुई है। इसलिए मैंने जो हैंग को शाखा कारखाने में ही रहने दिया ताकि वह इसके संचालन की जिम्मेदारी संभाले। हालांकि हाल ही में मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन शाखा कारखाने को स्थानीय गुंडों द्वारा लगातार परेशान और उकसाया जा रहा है। वे कारखाने की दीवारों पर मल फेंकते हैं, धमकी भरे नारे लिखते हैं। जो हैंग इस बात से बहुत परेशान हुआ और उसने पुलिस को बुलाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये गुंडे गुरिल्लाओं की तरह काम करते थे और पुलिस कारखाने के इलाके की लगातार सुरक्षा नहीं कर सकती थी। जो हैंग ने कारखाने के मजदूरों को गश्त के लिए संगठित किया और वे छोटे मोटे गुंडे ऐसे गायब हो जाते जैसे उनका कोई पता ही न चला हो। जैसे ही निगरानी कम होती, वे वापस आकर उत्पात मचाते। इससे फैक्ट्री के कर्मचारी चिंतित हो गए और कोई भी अपने काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। जरूर किसी ने इसे उकसाया होगा, है ना? लिकुन की बातें सुनकर किंतियान ने कहा, ये तो पक्का है, लेकिन हमें नहीं पता कि इसके पीछे कौन है। लिकुन ने कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। उन्हें शक था कि यह हुआंग शहर की दूसरी मशीनरी फैक्ट्रियां होंगी, लेकिन हुआंग शहर में इतनी सारी मशीनरी फैक्ट्रियां होने के कारण अपराधी का पता लगाना नामुमकिन था। आप उन गुंडों को पकड़ सकते हैं और उनसे अच्छी तरह पूछताछ कर सकते हैं। किंतियान ने कहा, हम यही करेंगे। आप जो हैंग को थोड़ा आराम करने के लिए कहें और मैं लोगों को पहरा देने और निगरानी रखने का इंतजाम करूंगा ताकि यह ढीला लगे लेकिन असल में सख्त हो, ताकि उन सभी गुंडों को पकड़ा जा सके। हमें उनसे पूछताछ करनी होगी ताकि मास्टरमाइंड का पता चल सके। आखिरकार ये गुंडे तो किसी और के इशारे पर काम कर रहे हैं, पैसे के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए समस्या का पूरा समाधान करने के लिए हमें स्रोत तक पहुंचना होगा। ठीक है, तो हम वैसा ही करेंगे जैसा आप कहेंगे। लिकुन ने सोचा कि किंतियान का विचार अच्छा है और वह तुरंत सहमत हो गया। ओह ठीक है, जो हैंग से कहो कि वह इसे नीचे के लोगों से गुप्त रखे। मुझे शक है कि फैक्ट्री के कुछ कर्मचारी उनके साथ मिलीभगत कर रहे हैं। किंतियान ने लिकुन को फोन उठाते देखा और उसे याद दिलाया। तुम सही कह रहे हो। लिकुन तुरंत किंतियान की बात समझ गया। फैक्ट्री में कोई अंदरूनी आदमी जरूर होगा, वरना ये छोटे मोटे गुंडे जो हैंग द्वारा बुलाए गए लोगों से आसानी से कैसे बच सकते थे। उसने तुरंत जो हैंग को फोन किया और स्थिति बताई। किंतियान ने भी अपनी तरफ से व्यवस्थाएं शुरू कर दीं। उसने लू हुई को जो हैंग की मदद के लिए फुयुआन के कुछ अंगरक्षकों को हुआंग शहर भेज दिया। फुयुआन के ये अंगरक्षक हर दिन फुयुआन की रखवाली करने के अलावा लगातार प्रशिक्षण में भी अपना समय बिताते थे। किंतियान द्वारा दी गई प्रशिक्षण योजना बहुत प्रभावी थी और लोगों के इस समूह की ताकत पहले से ही बहुत जबरदस्त थी। वे विभिन्न युद्ध तकनीकों में निपुण थे और टोही और ट्रैकिंग में भी माहिर थे। बिना किसी हथियार के उनमें से प्रत्येक 10 लोगों का सामना कर सकता था। उन्हें सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करने और उपद्रवी लोगों के इस समूह को पकड़ने के लिए तैयार किया गया था। गुंडों का ये कहना बस एक आयाम घटाने वाली हड़ताल थी। इस मामले को सुलझाने के बाद किंतियान और लिकुन काम पर चर्चा करते रहे। किंतियान, तुमने मुझे जो कृषि यंत्र पहले से बनाने को कहा था वे सभी बन चुके हैं और कभी भी इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं। लिकुन ने चायदानी उठाई, किंतियान के लिए चाय फिर से भरी और मुस्कुराते हुए कहा, यह अच्छी बात है, ये लगभग व्यस्त खेती का मौसम है। किंतियान को याद आया कि उसके पिछले जन्म में इस समय फसल के मौसम में केवल एक छोटा सा हफ्ता साफ मौसम रहता था। उसके बाद जियांग शहर में 10 दिनों से लेकर आधे महीने तक लगातार उदास और बरसाती मौसम रहा।
कई किसानों का गेहूं समय पर नहीं कट पाया और जमा हुआ गेहूं गीला, फफूंदयुक्त और अंकुरित हो गया, जिससे फसल बुरी तरह प्रभावित हुई। चूंकि किंतियान को इसकी जानकारी थी, वह चुपचाप खड़ा होकर ऐसा होते हुए नहीं देखेगा। तब ये हार्वेस्टर बहुत काम आएंगे। किंतियान के लीकुन मशीनरी फैक्ट्री से जाने से पहले दोनों ने कुछ देर बातें की। इसके बाद वह यिरेनडेली केमिकल शाखा कारखाने का निरीक्षण करें। जियांग शहर में यिरेनडेली केमिकल शाखा कारखाना हुआंगान काउंटी के कारखाने से भी बड़ा था। वर्तमान में हान योंग यहाँ के प्रभारी थे। हान योंग ने किंतियान को आते देखा, व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत किया और उन्हें कार्यशाला का दौरा कराया। श्री किन, यहाँ हमारी शाखा कारखाने ने वर्तमान में आसपास के क्षेत्रों की ऑर्डर मांगों को पूरी तरह से पूरा किया है और इससे भी बढ़कर हमारे यिरेनडेली केमिकल ने जियांग शहर के अंतर्गत 1 दर्जन से अधिक काउंटियों में ब्रांड डायरेक्ट सेल्स स्टोर पहले ही खोल दिए हैं। हान योंग ने आदरपूर्वक किंतियान को सूचना दी। किंतियान की नज़र वर्कशॉप पर पड़ी और उसने पूछा, ब्रांडेड डायरेक्ट सेल्स स्टोर्स का कारोबार कैसा चल रहा है? बिक्री बहुत अच्छी है, कई जिलों के डिपार्टमेंटल स्टोर्स के बराबर। हान योंग ने झट से कहा, जब से यिरेनडेली केमिकल ने अपने कम दाम वाले उत्पादों की संख्या बढ़ाई है, इन ब्रांडेड डायरेक्ट सेल्स स्टोर्स का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है, जिससे यिरेनडेली केमिकल की प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई है। बहुत बढ़िया। किंतियान ने संतुष्टि से सिर हिलाया और फिर कहा, डेली केमिकल स्टोर्स में बिकने वाले सामान बहुत सीमित नहीं होने चाहिए, आप कुछ और उत्पाद भी जोड़ सकते हैं, जैसे टॉयलेट पेपर, डायपर और सैनिटरी नैपकिन। किंतियान ने सुपरिवार के जीआई सैनिटरी नैपकिन्स द्वारा निर्मित उत्पादों को भी डेली केमिकल स्टोर्स में बेचने की योजना बनाई। इससे स्टोर में सामानों की विविधता भी बढ़ सकती है। डेली केमिकल स्टोर्स की बात करें तो वे भविष्य में अंडरवियर और ब्रीफ जैसे सामान भी जोड़ सकते हैं। हान योंग ने किंतियान के सुझावों को ध्यान से सुना और उन्हें ध्यान में रखा। ठीक है मिस्टर किन, मैं खुद इस मामले पर ध्यान दूंगा। किंतियान और हान योंग वर्कशॉप का दौरा करने के बाद हान योंग के महाप्रबंधक के कार्यालय गए। हान योंग किंतियान के लिए समीक्षा हेतु रिपोर्ट लेकर आए। हालांकि इस शाखा कारखाने का विकास नए साल के बाद ही शुरू हुआ था, लेकिन कुछ ही महीनों में इसका विकास तेजी से हुआ, मुख्य कारखाने से कमतर नहीं। आखिरकार ये हिस्सा बड़ा था और इसके नीचे 1 दर्जन से ज्यादा डायरेक्ट सेल्स स्टोर भी थे। फैक्ट्री डायरेक्ट सेल्स से भी ज्यादा मुनाफा हो सकता था। पिछली तिमाही में इस शाखा कारखाने की बिक्री 12.86 मिलियन युआन थी, जिसमें कर के बाद शुद्ध लाभ 4.23 मिलियन युआन था। यह आंकड़ा देखकर किंतियान की आंखों में संतुष्टि झलक रही थी। प्रबंधक हान, आपने बहुत मेहनत की है, मैं आपको बाद में इनाम के तौर पर 1 तियानशिंग ऐसेक दूंगा। हान योंग इस खबर से बहुत खुश हुआ। उसने पहले सुना था कि किंतियान ने किन यू को 1 तियानशिंग ऐसेक इनाम में दिया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे इतनी अच्छी चीज में शामिल किया जाएगा। वह तियानशिंग ऐसेक थी, जो इस समय बाजार में बहुत ज्यादा बिकने वाली कार है। उसने सुना था कि पैसे होने पर भी आपको तुरंत कार नहीं मिल सकती। धन्यवाद मिस्टर किन, धन्यवाद मिस्टर किन। हान योंग ने तुरंत आभार व्यक्त किया। आपका स्वागत है। हमारी कंपनी किसी भी ऐसे कर्मचारी के साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं करेगी जो कड़ी मेहनत करता है और बेहतर बनने की कोशिश करता है। किंतियान ने मुस्कुराते हुए कहा, वह स्वाभाविक रूप से पक्षपात नहीं करेगा। किन यू और हान योंग दोनों ही यिरेनडेली केमिकल के प्रभारी थे और दोनों ने अथक परिश्रम किया और बहुत योगदान दिया। जो किन यू के पास था, वही स्वाभाविक रूप से हान योंग के पास भी था। कारखाने का निरीक्षण करने के बाद किंतियान हॉनफेंग होटल लौट आया। प्रिया के साथ दोपहर का भोजन करने के बाद सभी लोग एक साथ हुआंगान काउंटी लौट आए। दोपहर के लगभग 4 बज रहे थे जब वे 2 घंटे की ड्राइव के बाद आंगन में वापस पहुंचे। किंतियान ने प्रिया के साथ अंडरवियर ब्रांड स्थापित करने के विचार पर चर्चा की। उस समय बाजार में अंडरवियर की शैलियां अभी भी अपेक्षाकृत रूढ़िवादी थीं और वे पहनने में बहुत आरामदायक नहीं थीं। अधिकांश शैलियों में बेली बैंड, ट्यूब टॉप, बनियान और छोटे वास्कट शामिल थे। बाजार में बिकने वाली ब्रा भी शैली में बहुत रूढ़िवादी थीं। प्रिया ने जो अंडरवियर पहना था वह किंतियान द्वारा डिजाइन किया गया था। ये कसाव नहीं था और एक महिला के सुंदर फिगर को उजागर कर सकता था। साथ ही इसमें ढीलेपन को रोकने, मांसपेशियों को आराम देने और सहायक स्तन संग्रह के कार्य भी थे। प्रिया को किंतियान के प्रस्ताव में बहुत दिलचस्पी थी। उसने उत्सुकता से अपनी स्केचबुक और पेंसिल निकाली और कागज पर ड्राफ्ट बनाने लगी। पति जी, मेरे द्वारा डिजाइन किए गए इस अंडरवियर के बारे में आपकी क्या राय है? उसने स्केच किया हुआ डिजाइन किंतियान को दिखाया। प्रिया ने अंडरवियर के डिजाइनों का एक पूरा सेट बनाया था, जिसमें एक ब्रा और पैंटी भी शामिल थी। छोटे लेस वाले किनारों वाला डिजाइन एक सूक्ष्म आकर्षण लिए हुए था और बेहद आकर्षक था। किंतियान ने देखना खत्म किया, उसकी आंखों में मुस्कान थी। ये खूबसूरत है, इसमें कामुकता और चंचलता का स्पर्श है। तियान, इसे पहनकर तुम बहुत अच्छी लगोगी। प्रिया के गाल लाल हो गए। उसने अपनी कलम से किंतियान के हाथ पर थपथपाया और प्यार से कहा, हम बिजनेस की बात कर रहे हैं।
उसे शर्माता देखकर किन तियान खुद को हंसने से नहीं रोक पाया। ठीक है, ये स्टाइल 18 से 25 साल के ग्राहकों के लिए बहुत उपयुक्त है। मेरे दिमाग में अभी भी कई स्टाइल हैं, मैं उन्हें धीरे धीरे व्यवस्थित करूंगी। पति जी, आपको क्या लगता है कि हमें अंडरवियर के ब्रांड का नाम क्या रखना चाहिए? प्रिया ने अपनी पेंसिल नीचे रख दी, अपनी ठुड्डी हाथ पर टिका ली और गहराई से सोचने लगी। किन तियान ने एक पल सोचा और फिर कहा, यूएजी कैसा रहेगा? ये सुनते ही प्रिया की आंखें चमक उठीं। कहते हैं औरतें अपने लिए सचती संवरती हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो उन्हें खुश करते हैं। लेकिन क्या खुद को खुश रखना और खुद को खुश रखना उससे भी ज्यादा जरूरी नहीं है? अंडरवियर जरूरी नहीं कि मर्द ही पहने, औरतों को भी उसे पसंद करना चाहिए और उसे पहनने में सहज महसूस करना चाहिए। यूएजी बहुत बढ़िया है, ये ब्रांड नाम तो लाजवाब है। प्रिया के दिल में गर्व की लहर दौड़ गई। किन तियान महिलाओं को पर्याप्त सम्मान और देखभाल देता था, वह विशेष रूप से शिष्ट व्यक्ति था। पहले उन्होंने सैनिटरी नैपकिन के उत्पादन की वकालत की और अब वह अंडरवियर का उत्पादन करना चाहते थे। ये सभी अच्छे काम थे जिनसे अधिकांश महिलाओं को लाभ हुआ। ऐसा ही अच्छा आदमी वह थी। जैसे ही उसने ये सोचा, उसके दिल में भावनाओं की लहरें हिलोरे लेना बंद नहीं कर सकीं। दोनों ने अंडरवियर ब्रांड का नाम यूजी रखने पर सहमति व्यक्त की। दंपति द्वारा इस पर चर्चा करने के बाद किन तियान ने लोगों को एक कारखाना स्थल चुनने और कारखाने की स्थापना की तैयारी करने की व्यवस्था की। कुछ दिनों बाद यूजी अंडरवियर कंपनी के प्रमुख की सफलतापूर्वक भर्ती की गई। महाप्रबंधक सुकिंगे का व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार किया गया और उन्हें प्रिया ने चुना। वह एक 28 वर्षीय विदेश से लौटी डॉक्टर थीं, जो व्यवसाय प्रबंधन में विशेषज्ञता रखती थीं। सुकिंगे एक अच्छे पारिवारिक पृष्ठभूमि से आई थीं और महाप्रबंधक पद के लिए आवेदन करने का उनका निर्णय भी यूजी अंडरवियर ब्रांड में उनकी रुचि के कारण था। हाई स्कूल से स्नातक होने के बावजूद प्रिया का अपना ज्ञान स्तर कपड़ों के डिजाइन में ही उसकी अधिकांश ऊर्जा खर्च कर चुका था। इसलिए प्रिया को नहीं लगता था कि उसके पास एक बड़ी कंपनी को अच्छी तरह से प्रबंधित करने की ऊर्जा है। लोगों का प्रभावी ढंग से उपयोग करना उसकी एक खूबी थी जो उसने किन तियान से सीखी थी। सही लोगों को सही पदों पर नियुक्त करके उसे खुद ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सुकिंगे के काम शुरू करने के बाद किन तियान और प्रिया काफी निश्चिंत हो गए। उन्होंने सुकिंगे को सारा काम सौंप दिया, उन्हें बस निर्देश देने थे। सुकिंगे की प्रबंधन क्षमता प्रभावशाली थी और उन्होंने यूएजी अंडरवियर कंपनी का प्रारंभिक निर्माण कार्य जल्दी पूरा कर लिया। यूएजी अंडरवियर फैक्ट्री जियांग शहर के वेस्ट सिटी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित थी, जिसमें 8 प्रारंभिक उत्पादन लाइनें, 86 साधारण कर्मचारी और सुकिंगे सहित 10 लोगों की एक प्रबंधन टीम थी। उत्पादन मशीनरी और उपकरणों के लिए किन तियान ने लिकुन मशीनरी फैक्ट्री से उन्हें पहुंचाने और स्थापित करने का प्रबंध किया। प्रिया और किन तियान के संशोधित डिजाइन चित्र तैयार होते ही उत्पादन तुरंत शुरू हो सकता था। जैसे जैसे वे व्यस्त होते गए, विक्रम और झांग जिनिंग की शादी की तारीख नजदीक आ गई। किन तियान और शरत विक्रम के साथ दुल्हन को लेने हाई सिटी गए। झांग जियानन ने अपनी बेटी के लिए हाई सिटी में एक विदाई भोज का आयोजन किया, जिसमें विक्रम, किन तियान और अन्य लोगों का स्वागत किया गया और फिर अनिच्छा से अपनी बेटी को विदा किया। झांग परिवार की बारात बहुत भव्य थी, जिसमें 2 ऑफ रोड गाड़ियां और 2 भारी ट्रक शामिल थे। इन पर झांग जिनिंग का दहेज था, 2 तियानजुन चेंगलोंग और 2 तियानजुन जियाओलोंग गाड़ियां। ये दोनों लग्जरी कारें उस समय बाजार में बहुत महंगी थीं और हर एक की कीमत 10 लाख युआन से ज्यादा थी। झांग जियानन भी बहुत उदार थे, उन्होंने एक साथ 4 गाड़ियां दीं। उनमें से 2 दहेज का हिस्सा थीं और बाकी 2 झांग जियानन और झांग जिनिंग की ओर से किन तियान को उपहार थीं। लग्जरी कारों के अलावा झांग जियानन द्वारा झांग जिनिंग के लिए दिए गए दहेज में 50 लाख युआन नकद और जियांग शहर में 2 अलग अलग विला भी शामिल थे। हाई शहर से जियांग शहर तक का सफर लंबा था और बारात में कुल 4 दिन लगे। दुल्हन को सफलतापूर्वक जियांग शहर वापस लाने के बाद झांग जिनिंग को पहले फुयुआन में बसाया गया। आराम करने के बाद झांग जिनिंग की फुयुआन से शादी कर ली गई और वे जोहू परिवार के घर में रहने लगीं। वह किन तियान की प्रशिक्षु थी, इसलिए किन तियान और प्रिया को उसका परिवार माना जाता था और इस व्यवस्था में कुछ भी अनुचित नहीं था। यह एक होटल में शादी करने से कहीं बेहतर था। झांग जिनिंग भी फुयुआन से शादी करके बहुत खुश थी। फुयुआन उसके परिवार के मनोविला से कहीं अधिक सुंदर था। इस समय फुयुआन को खूबसूरती से सजाया गया था, हर जगह लाल लालटेन लटकाए गए थे और बड़े लाल सी अक्षर सभी तरफ चिपकाए गए थे। अगला दिन 3 जून था, 5वें चंद्र महीने का 26वां दिन। विक्रम और झांग जिनिंग की शादी इस दिन हुई थी। सुबह सुबह किन तियान और प्रिया फुयुआन में झांग जिनिंग के साथ थे, जो परिवार के आने और दुल्हन को लेने के लिए इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद शरत और लियू कुई कुई भी आ गए। उसने प्रिया द्वारा खुद के लिए डिजाइन किया हुआ शादी का गाउन पहना था, अपने बालों को संवारा था और बेहतरीन मेकअप किया था। वह हमेशा से भी ज्यादा आकर्षक और मनमोहक थी। प्रिया और लियू कुई कुई दोनों गर्भवती थीं, उससे बातें कर रही थीं, जिससे झांग जिनिंग की घबराहट कम हो गई।
9 बजे जो परिवार की बारात आ पहुंची। विक्रम के अंदर आते ही उसकी निगाहें झांग जिनिंग पर पूरी तरह से टिक गईं। उसकी नज़र में झांग जिनिंग दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की थी और आज अपनी दुल्हन की पोशाक पहने हुए वह इतनी खूबसूरत लग रही थी मानो किसी पेंटिंग से बाहर निकली हो। उसे अपनी ओर एकटक और गौर से घूरते देखकर झांग जिनिंग ने शर्माकर अपना चेहरा नीचे कर लिया। 2 बार हंसा, आगे बढ़ा और विक्रम को कोहनी से धक्का दिया, जिससे विक्रम होश में आया। उसका बूढ़ा चेहरा लाल हो गया और उसने जल्दी से अपना गला साफ किया। तियांगे, मैं जीनिंग को लेने आया हूँ। झांग जीनिंग के माता पिता जियांग शहर नहीं आए थे, इसलिए किंतियान उनके स्वामी होने के नाते एक बुजुर्ग माने जाते थे। चूंकि झांग जीनिंग फुयुआन से शादी कर रही थी, इसलिए अगर विक्रम उसे ले जाना चाहता था तो स्वाभाविक रूप से उसे किंतियान का अभिवादन करना था। किंतियान मंद मंद मुस्कुराया और विक्रम से कहा, अये, आज तुम्हारा और जीनिंग का बड़ा दिन है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं तुम दोनों के सुखी वैवाहिक जीवन और ढेर सारे बच्चों की कामना करता हूँ। विक्रम, मैं तुम्हारे और जीनिंग के लंबे और सुखी जीवन की कामना करता हूँ और तुम हमेशा एक समर्पित जोड़ा बने रहो। जीनिंग, मैं तुम्हारे और विक्रम के बीच एक गहरे संबंध और चिरस्थायी प्रेम की कामना करता हूँ। कमरे में मौजूद सभी लोगों ने नए जोड़े को अपना हार्दिक आशीर्वाद दिया।